आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है ड्रामा। और यहाँ बच्चों आगा अशर काश्मीरी का मशहूर और मकबूल ड्रामा यहूदी की लड़की भी सबक के तौर पर आपके लिए शामिल किया गया है, जिसका हमने मुताला किया है। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने ड्रामे के हवाले से मालूमात हासिल की है, ड्रामा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, ड्रामा के अज्जाए तरकीबी क्या क्या है, इन हवालाजात से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं, मुताला कर चुके हैं। सबक के दूसरे हिस्से में हमने आगा अशर काश्मीरी की जिंदगानी के हवाले से और आगा अशर काश्मीरी की तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से मुताला किया है, मालूमात हासिल की है। और तीसरे हिस्से से लेकर सबक के 12वें हिस्से तक हमने ड्रामा यहूदी की लड़की का मुताला किया है। ड्रामा वो फन है, वो सिन्फ है जो अमल में लाई जाती है, जिसे एक्ट किया जाता है, खेला जाता है। यहां पर हमने इसका मुताला किया है, समझा है, लेकिन इस तरह से समझा है कि हमें ऐसा लगे जैसे हमने अमल में लेकर आए हैं, हमने अमल किया है। जो इससे हैं इसके उसको जरूर देखें आप, और बड़े गौर व फिक्र के साथ देखें। यह ड्रामा आगा अशर काश्मीरी का मशहूर ड्रामा है, मकबूल ड्रामा है। अपने वक्त के अंदर ये बहुत ज्यादा खेले जाने वाला ड्रामा है। इस तरह का ड्रामा है कि जब ये खेला जाता था तो हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी, और फिर नाजरीन इसके अंदर इतने खो जाते थे कि जैसे उनके ऊपर सहर कर दिया हो, जादू कर दिया हो, जादू की जैसी कैफियत उनके ऊपर हो जाती थी। एक बार कोई इस ड्रामे के अंदर बैठ गया तो फिर वो उठ नहीं पाता था। यह ड्रामा रोमन कौम और यहूदी कौम के बीच की कशमकश को दिखाता है। अलामती अंदाज में लिखा हुआ ड्रामा है। जो हकीकत में है वो रोमन और यहूदी कौम की कशमकश दिखाई गई है, लेकिन जो अलामती अंदाज में बात की है, जो इसके पीछे पोशीदा बात है, वो हिंदुस्तानी कौम और अंग्रेज हुकूमत के बीच की कशमकश को दिखाया गया है। यहां बराह रास्त अंग्रेजी हुकूमत को निशाना नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि 1913 में ये ड्रामा लिखा गया था। यहूदी की लड़की 1913 में लिखा गया था, और उस वक्त मुल्क के ये हालात थे, हिंदुस्तान के ये हालात थे कि अंग्रेज यहां पर अपना निजाम बनाए हुए थे, जमे हुए थे, और बहुत ताकतवर अंदाज में जमे हुए थे। पूरी ताकत हिंदुस्तान में इन्होंने लगा रखी थी। बगावत जो है वो कुचली जाती थी, जो लोगों को सजाएं दी जाती थी, जेलों में डाल दिया जाता था। तो उस वक्त अगर आगा अशर काश्मीरी सीधे सीधे हिंदुस्तानी अवाम की बात करते, सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत की बात करते, तो उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकती थी, और फिर उनका ये जो सिलसिला है रुक सकता था। तो ये सिलसिला नहीं रुके, काम चलता रहे, राह रास्त नहीं, अलामती अंदाज में चलता रहे। तो उन्होंने अलामती अंदाज में ये ड्रामा लिखा, और इस ड्रामे में कशमकश को दिखाई है। अब जहां दिखा रहे हैं रोमन और यहूदियों की कशमकश, लेकिन हकीकत में वो हिंदुस्तानी कौम की कशमकश है। यहूदी यहां पर बताए गए हैं, रोमन सल्तनत का वाकया बताया गया है। रोमन सल्तनत के अंदर यहूदी कौम भी रहती है। रोमन सल्तनत के जो मालिक हैं, शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले सरदार हैं, दूसरे लोग हैं जो अमीर हैं वहां पर रोमन सल्तनत के अंदर, और रोमन मजहब को मानते हैं, रोमन कौम से वो ताल्लुक रखते हैं। वो लोग यहूदियों को दोयम दर्जे का समझते हैं, निचले दर्जे का समझते हैं। यहूदियों के ऊपर जुल्म सितम करते हैं, परेशान करते हैं, तरह तरह से सताते हैं। चाहे मजहबी पेशवा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे शहजादा हो, हर शख्स अपने आप को मुअज़्ज़िज़ समझता है। यहां तक कि रोमन कौम के जो सैनिक हैं, मुल्क के जो सैनिक हैं, सैनिकों के सरदार हैं, वो तक जुल्म सितम से बाज नहीं आते। वो भी अपने आप को मुअज़्ज़िज़ मानते हैं और रोमनों को अपने गुलाम मानते हैं, और उनका कहना है कि गुलामों की हर चीज के ऊपर आका का इख्तियार होता है, और वो उसको चाहे कुछ भी हो हासिल करने के लिए जितना ही गिरना पड़े गिर जाते हैं, कोशिश करते हैं उन चीजों को हासिल करने की। तो इस ड्रामे के अंदर यहां पर उस कशमकश को दिखाया गया है। ड्रामे की कहानी मुख्तसर तरीके से मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर, कि रोमन शहजादा मार्कुस, जिसका नाम है, भेस बदलकर यहूदियों के मोहल्ले में जाता है और यहूदियों की लड़की हन्ना से मोहब्बत करने लगता है। हन्ना भी उसको यहूदी समझकर उससे मोहब्बत करने लगती है, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे आते हैं, कुछ वजूहात ऐसी पैदा हो जाती हैं जिसकी बिना के ऊपर हन्ना को शक हो जाता है कि ये यहूदी नहीं रोमन है। और हन्ना जब उससे मालूमात करती है तो शहजादा मार्कुस इस बात का इकरार भी कर लेता है कि हाँ मैं रोमन हूं, और फिर शादी के लिए भी तैयार होता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मोहब्बत करता हूं, मेरी मोहब्बत को मत ठुकराइए। अपनी जान देने की भी कोशिश करता है अपने खंजर से। तो इस बात पर हन्ना को यकीन आ जाता है कि मेरे ऊपर दिलो जान से निछावर है, मेरे लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। हन्ना उससे फिर शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हन्ना को यह भी पता है कि उसके वालिद इज़रा इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। वो रोमनों
और यहूदियों की शादी के खिलाफ हैं। यहूदी अपने मजहब से बाहर शादी नहीं कर सकते और वो मजहब के पाबंद हैं, तायद करते हैं अपने मजहब की, अपने मजहब में बिगाड़ नहीं पैदा होने देंगे। तो वो भाग कर शादी करने की सोचते हैं दोनों, मार्कुस और हन्ना, और जाने की कोशिश करते हैं कि इतने में इजरा सामने आ जाता है, उन्हें रोकता है और पहले तो खूब डांटता है, डपटता है, गालियां बकता है, तरह तरह के ताने मारता है उनके ऊपर। लेकिन जब दोनों अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी का यकीन दिलाते हैं कि हमारी मोहब्बत नेक मोहब्बत है, हमारी पाकीज़ा मोहब्बत है, हमने कोई बदकारी नहीं की है, कोई बुरा अमल हमने नहीं किया है, बदचलन हम नहीं हैं, तो इजरा को इनके ऊपर यकीन आ जाता है और इजरा इन दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक शर्त रखता है, और वो शर्त यह है कि मार्कुस को रोमन मजहब तब्दील करना पड़ेगा, उसे यहूदी शरीयत को अपनाना पड़ेगा, यहूदी मजहब को अपनाना पड़ेगा। मार्कुस सोचो फिक्र में पड़ जाता है और आखिर में इस फैसले पर पहुंचता है कि मोहब्बत और मजहब में से मैं मजहब को चुनूंगा, मैं मोहब्बत को छोड़ दूंगा, और हन्ना को छोड़कर वहां से चला जाता है। हन्ना को इस बात का गहरा सदमा लगता है, दुख लगता है, दुख पहुंचता है, क्योंकि दिलो जान से मार्कुस को मोहब्बत करती थी, चाहती थी। अगर मार्कुस को मजहब नहीं बदलना था तो उससे थोड़ा बात करता, बात को थोड़ी आगे लेकर जाता, लेकिन मार्कुस ने सीधे ही उसको छोड़कर वहां से चला गया, बोला मैं किसी फैसले के ऊपर नहीं पहुंच सकता, मैं यहां से जाता हूं, और फिर वो वहां से निकल जाता है। इजरा भी उसको भला बुरा कहता है, खूब उसको गालियां वगैरह देता है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो वहां से चला जाता है। बात कहानी आगे बढ़ती है और कुछ वक्त बाद हन्ना को किसी काम के सिलसिले में महल में जाना होता है। महल में जब जाती है तो महल में वो मार्कुस को देखती है जो शहजादे की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। उसको फिर ताज्जुब होता है कि ये मार्कुस जो मुझसे आम रोमन कहकर गया था और यहूदी बनकर मुलाकात की थी, ये तो शहजादा है। दरियाफ्त करती है कि बताओ क्या हाल है, तो वो कहता है कि हाँ मैं शहजादा मार्कुस हूं, मैं तुमसे मोहब्बत किया करता था, लेकिन जब मजहब तब्दील करने की बात आई तो मैंने मजहब इसलिए तब्दील नहीं किया क्योंकि मैं होने वाला वली अहद हूं, होने वाला बादशाह हूं। अगर मैं ही मजहब तब्दील कर लेता तो मुझे अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ता, मुझे फिर इस शाही तख्त के ऊपर नशीन नहीं किया जाता था, मुझे गद्दी के ऊपर नहीं बैठाया जाता, इसलिए मैंने अपना मजहब तब्दील नहीं किया और इसलिए मैंने तुम्हारी मोहब्बत ठुकराई। हन्ना को फिर दुख पहुंचता है, सदमा लगता है उसे कि शहजादे ने राजगद्दी के खातिर, सल्तनत के खातिर एक औरत की सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया है, मेरी मोहब्बत को भुला दिया है। मैं जो दिलो जान से इसको चाहती थी, अपनी जान भी इसके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये दगाबाज निकला, धोखेबाजी मेरे साथ कर गया। और फिर वहीं इसको पता चलता है कि शहजादे की दूसरे दिन शहजादी ऑक्टेविया से शादी है, जो बादशाह के भाई की लड़की है। तो ये और ताज्जुब होता है, इसको और हैरत होती है कि मुझसे मोहब्बत की बातें सारी फरेब थी, सब झूठ था, दगाबाजी इसने मेरे साथ की है, इसकी शादी तो शहजादी ऑक्टेविया से होने वाली है। हन्ना को यह लगता है कि मार्कुस जिस तरह से मेरे साथ दगाबाजी कर गया है, उसी तरह से ऑक्टेविया के साथ भी दगाबाजी करेगा, ऑक्टेविया को भी वो धोखा देगा। तो ये तय करती है कि मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी और कोशिश करती है कि शादी को रोक दे। शादी का तकरीब आती है, शहजादा मार्कुस तो उससे कह देता है कि तुम हमारी शादी नहीं रोक सकती, तुमसे जो होता है वो कर लो, लेकिन हन्ना ये तय करती, इरादा करती है मन के अंदर कि मैं इस शादी को जरूर रोकूंगी। और जब मौका आता है शादी के रोकने का, तो अगला सीन जो बताया गया है यहां पर महल का बताया गया है, दरबार का बताया गया है। शादी की तैयारियां चल रही हैं, खूब सजावट है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लड़कियां खूब नाच रही हैं, गा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। शादी के लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग कौम के नुमाइंदे आ रहे हैं और वो दोनों को तहाइफ से नवाज रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं। इजरा भी अपनी कौम की नुमाइंदगी करता हुआ राजमहल तक जाता है, दरबार तक जाता है और इनको बताता है, दुआएं देता है। हन्ना इजरा के साथ जाती है और ये बादशाह के सामने सारी बात खोल देती है। मार्कुस का राज फाश हो जाता है, ये शादी रुक जाती है, मार्कुस को जेल हो जाती है और सजाए मौत का हुक्म देने के लिए इसको मजहबी पेशवा ब्रूटस की अदालत में ले जाया जाता है। ब्रूटस बड़ा जल्लाद है, जालिम किस्म का आदमी है। ब्रूटस की जेल के अंदर जब इसको लाया जाता है तो सबको पता है कि अब इसको सजा मिलेगी, लेकिन ऑक्टेविया हन्ना से रहम की तलब करती है। ऑक्टेविया हन्ना को मना लेती है कि वो अपना इल्जामात वापस ले ले,
जो उसने उंगली उठाई है, शहजादे के ऊपर तोहमत लगाई है, वो तोहमत वापस लेने के लिए इसको तैयार कर लेती है। जब मजहबी अदालत में फैसला होना होता है, हन्ना वहां जाती है और अपने लगाए हुए इल्जामात वापस ले लेती है। ब्रूटस शहजादे को रिहा कर देता है और इज़रा और हन्ना को गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तारी का जुर्म क्या बताता है कि तुमने शाही खानदान के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं। हालांकि इल्जाम सच्चे थे, इन्होंने तो इल्जाम रहम दिखाकर वापस लिए थे, लेकिन ब्रूटस जो जल्लाद है, जालिम है, जुल्म करने के लिए जाना जाता है, यहूदी कौम को तरह तरह से सताता है, वो इस मौके को नहीं जाने देता, दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। मार्कुस कहता है कि दोनों को छोड़ दो, लेकिन वो ब्रूटस शर्त रखता है अगर ये दोनों अपना मजहब तब्दील कर लें तो मैं इनको छोड़ दूंगा, इनको रिहा कर दूंगा। बात नहीं बनती है तो फिर जब सजा देने का वक्त आता है, हन्ना को सजाए मौत सुना दी जाती है, इज़रा को भी सजाए मौत सुना दी जाती है। तो इज़रा ब्रूटस को 16 साल पहले का वाकया याद दिलाता है। वो कहता है कि 16 साल पहले जब शाह नीरो के हुक्म से आग जल रही थी, रोम जल रहा था, पूरा शहर जल रहा था, उस वक्त तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी भी आग में फंसी हुई थी। तुम्हारी 6 माह की बेटी को उस वक्त किसी ने आग से बचा लिया था। तुम्हारी बीवी तो जल गई थी, लेकिन तुम्हारी बेटी नहीं जली थी। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी बीवी और बेटी दोनों जल गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बेटी को बचा लिया था और तुम्हारी बेटी हन्ना है। यह बात सुनकर ब्रूटस के कदमों तले जमीन खिसक जाती है, परेशान होता है, निशानियां मांगता है, सबूत मांगता है। इज़रा उसे सारे सबूत दे देता है, उसके साथ जो भी निशानियां थी हन्ना के साथ वो दे देता है। ब्रूटस को जब ये लगता है कि मैं अपनी ही बेटी को सजा देने वाला था, इतना बड़ा मैं जालिम हो गया था, इतना बड़ा गद्दार मैं बना हुआ था कि खुद के ऊपर ही जुल्म करने वाला था, उसको अपने किए हुए कामों के ऊपर पछतावा होने लगता है। उसको अपनी सारी बुराइयां, सारे अयूब नजर आने लगते हैं और वो इज़रा से, हन्ना से, सभी से माफ़ी मांग लेता है और अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। राज दरबार का मौका आता है। ऑक्टेविया की और मार्कुस की शादी हो रही है। ऑक्टेविया हन्ना से कहती है कि तुम भी चाहो तो हमारे साथ इस खुशी के अंदर शरीक हो सकती हो, तुम भी चाहो तो मार्कुस से शादी कर सकती हो, हमारे साथ राजी खुशी रह सकती हो। लेकिन हन्ना मना कर देती है कि नहीं, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं इस दुनिया से बेजार हो चुकी हूं, मुझे जो दगाबाजी मिली है उससे मेरा दिल टूट चुका है, मेरे साथ जो धोखेबाजी मार्कुस ने की है, अब मेरे दिल को कहीं करार नहीं आने वाला, कहीं सुकून नहीं आने वाला। और फिर वो कुछ गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए दरबार से निकल जाती है और ड्रामा यहीं पर हमारा खत्म हो जाता है। तो इस ड्रामे के अंदर मोहब्बत, धोखेबाजी, दगाबाजी, जुल्म सितम और आखिर के अंदर उनकी खुशहाल ज़िंदगी दिखाई गई है। बड़ी खूबसूरती के साथ आगा अशर काश्मीरी ने इस ड्रामे को पेश किया है। ड्रामे का हमने 3 से लेकर 12वें हिस्से तक मुताला किया है। 13वें हिस्से के अंदर हम इस ड्रामे से जो सवालात दिए गए हैं उनके सवालात हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबक का 13वां हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्की सवालात। यहाँ हम सवालातों की मश्क करने वाले हैं, उनके जवाबात देखने वाले हैं। बच्चों, पहला सवाल है, ड्रामे की तारीफ और अज्जाए तरकीबी की वजाहत कीजिए। ड्रामे की तारीफ आपको बतानी है, ड्रामा क्या होता है। अभी मैंने बताया आपको कि सबक के पहले हिस्से में हमने इस चीज का मुताला किया है, ड्रामा क्या होता है। और फिर अज्जाए तरकीबी सबक के अंदर मुख्तसर तरीके से दे रखे हैं। ड्रामे के अंदर जो तारीफ दे रखी है वहां पूरे अज्जाए तरकीबी नहीं दिए। असल में ड्रामे के 6 अज्जाए तरकीबी असतज़ा ने मुकर्रर किए हैं, माने हैं। कुछ और भी हैं लेकिन उनको गैर ज़रूरी माना गया है, अगर शामिल करें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 अज्जाए तरकीबी तो ड्रामे में होना ज़रूरी हैं। तो 6 अज्जाए तरकीबी यहाँ पर आगे मैंने दिए हैं, उनकी हम वजाहत करेंगे, समझेंगे और समझने के बाद उसको आपको लिखना भी है। अपनी कॉपी में आप लिख लें और अपने उस्ताद को भी उसको चेक कराएं। ड्रामे की तारीफ लिख लें बच्चों। ड्रामा अदब की एक कदीम सिन्फ है। ड्रामा यूनानी लफ्ज ड्रो से निकला है, जिसके माने हैं करके दिखाना। ड्रामा वो सिन्फ है जिसको अमल में लाई जाती है, करके दिखाया जाता है। ड्रामा और असनाफ की तरह सिर्फ पढ़ने की सिन्फ नहीं है। जिस तरह हम अफसाने पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, अशार वगैरह पढ़ते हैं, गजलियात पढ़ते हैं, नज्म पढ़ते हैं, ड्रामा सिर्फ पढ़ने की सिन्फ नहीं है। इसको इस तरह से लिखा जाता है कि अमल में लाया जा सके। मुकालमों के जरिए, मौसीकी के जरिए, एक्टिंग के जरिए, जैसे चाहे वैसे ड्रामे को अमल में लाया जाता है, ड्रामे को एक्ट किया जाता है। और ये फन ही ये है कि जिसको करके दिखाया जाए। ये लफ्ज ड्रो से बना है और ड्रो के माने हैं करके दिखाना, वो अमल जिसको करके दिखाया जाए। ड्रामा एक ऐसी सिन्फ है जिसमें इंसानी जिंदगी की हकीकतों और सदाकतों को
स्टेज पर नकल के जरिए पेश किया जाता है, ड्रामा को अमल से जुड़ा हुआ अदब कहा जाता है। यानी ऐसा अदब जिसको मुख्तलिफ फनून लतीफ़ा जैसे मौसीकी, रक्स, गीत और मुसव्विरी की मदद से ज़ेर अमल लाया जाता है। एक ही सिन्फ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। इसमें गाने भी जुड़े हुए हैं, यानी शायरी भी जुड़ी हुई है, नज़्म भी जुड़ी हुई है, नस्र भी इसके अंदर होती है, मौसीकी भी इसके अंदर की जाती है, मुसव्विरी से भी काम लिया जाता है। कई फ़नून का इस्तेमाल इस जगह के ऊपर ड्रामे को एक्ट करने के लिए किया जाता है। और कौन से ड्रामा होता है? जिंदगी की हकीकतों और सदाकतों को स्टेज पर नकल किया जाता है। जो सच्चाइयां हैं जिंदगी की, जो गुजरती है आम इंसानों के ऊपर, जो इंसानों के दिल को भाए, दिल को अच्छा लगे, वो चीज स्टेज के ऊपर अमल की जाती है। उर्दू में सबसे पहले वाजिद अली शाह ने राधा कन्हैया लिखकर इस सिन्फ का आगाज किया। अगर ड्रामा निगारी के अंदर उर्दू ड्रामा निगारी की बात की जाए तो शुरुआत वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे उनसे हो जाती है। 1844 से लेकर 54 के बीच में बहुत सारे ड्रामे इन्होंने लिखे हैं और इन ड्रामों को बाकायदा दरबार में खेला जाता था, स्टेज किया जाता था दरबारियों के सामने। कौन करता था? वाजिद अली शाह खुद, जो अवध के नवाब थे। और जब नवाब ये काम कर रहा है तो उस फन को वहां बहुत फरोग मिला। बहुत सारे दरबारियों ने, बहुत सारे जो लोग थे, उनके बाद उनकी तकलीद की, उनकी तरह ड्रामे लिखने के लिए कोशिश की, उनके दरबार में ड्रामे लिखकर, और ये इस तरह के फन में महारत हासिल करने वाले गए वहां पर, तो उन्होंने भी अच्छी अपने फन का मुजाहिरा किया। इसके बाद जिस ड्रामे को उर्दू ड्रामे का नुक्ता आगाज कहा जाता है वो ड्रामा इंदर सभा है, जिसे अमानत लखनवी ने तहरीर किया था। तो शुरुआत तो हो गई वाजिद अली शाह के ड्रामों से। आपको तरतीब दे लेनी है बच्चों इन सब चीजों को। सबसे पहले ड्रामे की तारीफ आप याद रख लें कि ड्रामा ड्रो से निकला है, और ड्रामा वो सिन्फ है जिसमें इंसानी जिंदगी की हकीकतों, सदाकतों को अमल के जरिए, नकल करके जरिए दिखाया जाता है, स्टेज के ऊपर पेश किया जाता है। और इसके बाद तरतीब देनी है आपको ड्रामे की तारीख की भी, छोटी सी मुख्तसर तारीख यहां पर दे रखी है। तो शुरू तो आवाज तो कर दी राधा कन्हैया से, वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, तो आपको आसानी से याद रहेगा कि अवध से इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन जिसको फरोग हासिल हुआ, वाजिद अली शाह ने तो लिख दिया, लेकिन वाजिद अली शाह अब फन के माहिर तो नहीं थे, सिर्फ शौकीन थे। अपने शौक के अंदर उन्होंने ड्रामे लिख दिए और ड्रामों को एक्ट भी किया। जबकि फनी एतबार से जो मुकम्मल ड्रामे लिखे हैं, जो पुरज़ाब्ता अंदाज में ड्रामे लिखे हैं, पूरे तरीके से असलूब का इस्तेमाल करते हुए ड्रामे लिखे हैं, वो अमानत लखनवी ने लिखे हैं। और वो ड्रामा था इंदर सभा के नाम से, जो पहला ड्रामा आपने लिखा। ये ड्रामा बच्चों बहुत मशहूर हुआ, बहुत मकबूल हुआ। ये स्टेज के ऊपर खेला जाता था, जगह जगह खेला जाता था। थोड़े से आदमी जमा किए, थोड़ी सी स्टेज वगैरह लगाए और इस ड्रामे को अमल में ला दिया जाता था। और इस ड्रामे को इस तरह से लिखा गया था कि ये आवाम को पसंद आए, मकबूल हो गया था आवाम के अंदर। फौकुल फित्री अनासिर थे इसमें, जिन्नात थे, परियां थी, शहजादा था जो बड़ी से बड़ी मुश्किलात को जीत कर आसानी से पार पा जाता था, बड़ी बड़ी मुश्किलात को पल में हल कर दिया करता था। तो बहुत सारे वाकयात इसमें शामिल थे, जिन्नात और परियों वाले। और फिर ये इंदर सभा बहुत मशहूर हुआ, बहुत मकबूल हुआ, और इतना मशहूर हुआ कि अमानत लखनवी के बाद भी बहुत सारी इंदर सभाएं लिखी गईं, इनके पीछे तकलीद की गई इंदर सभाओं की, और अलग अलग अंदाज में इंदर सभाएं पेश की गईं। इसके बाद जिन ड्रामा निगारों ने सिन्फ की पैरवी की, उनमें आगा अशर काश्मीरी, उपेंद्र नाथ, अश्क, मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज अली ताज, इब्राहिम यूसुफ वगैरह काबिल जिक्र हैं। ये अमानत लखनवी के बाद के मशहूर ड्रामा नवीस हैं। अब यहां पर ड्रामे की तारीफ आ गई, मुख्तसर तारीफ आ गई, तारीख आ गई, और साथ ही उर्दू अदब के जो मशहूर ड्रामा निगार हैं जिन्होंने ड्रामों की शुरुआती उरूज बख्शा, उन ड्रामा निगारों के नाम भी यहां पर आ गए हैं। अब ड्रामे के कई अक़साम हैं, जिनमें से कुछ अहम अक़साम यहां दे रखे हैं। 19 तरह के किस्में ड्रामे की बताई गई हैं, अलग अलग किस्में इसकी बताई गई हैं। यहां कुछ किस्में मैं यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं। जो 19 किस्में हैं वो इन दो किस्मों से निकली हैं सारी की सारी। जो मेन किस्में हैं दो, वो यही हैं, अलमिया ड्रामा और तरबिया ड्रामा। ड्रामे जो असल ड्रामे की किस्में हैं वो दो ही होती हैं। अब इन दो को जोड़कर, मिलाकर, कमी बेशी कर अलग अलग किस्में बना ली जाती हैं। तो एक तो ट्रेजेडी और एक कॉमेडी, ये दो तरह के ड्रामे होते हैं। ट्रेजेडी जिसके अंदर दुख दर्द हो, परेशानियां दिखाई गई हो, जिसमें इंसानी कश्मकश को दिखाया गया हो, जिसका जो एंड है वो भी अच्छा ना हो, वो भी खुशगवार ना हो, फिक्र में डूब जाए इंसान,
हैरत में डूब जाए, खौफ में डूब जाए, वो ट्रेजेडी ड्रामे हैं। और फिर कॉमेडी ड्रामे, वो ड्रामे जो मजाही अंदाज में लिखे गए हों, जिसके अंदर मजा है, पढ़ने के अंदर हंसी मजाक वाली बातें हों, खुशगवार माहौल बना हुआ हो, पढ़ने के बाद भी इंसान सोचो फिक्र में ना डूबे, बल्कि हंसी मजाक समझते हुए हंसी हंसी अंदाज में अपने जो गम है, अपने जो दर्द हैं जिंदगी के, उनको भूल जाए, उन गमों से दूर हो जाए। तो ये दो मेन किस्में हैं। और जो दूसरी किस्में हैं, कई किस्में हैं, वो इनके मेल से बनी हैं। तो अलमिया ड्रामा यानी ट्रेजेडी, दुख दर्द वाले, ये संजीदा ड्रामा की एक शक्ल है। अलमिया उस ड्रामे को कहते हैं जिसको पढ़ने या देखने से कारी या नाजिर में रहम या खौफ दोनों जज्बात पैदा हो, यानी वो ड्रामा जिसके वाकयात में हुज़्निया फिजा हो और अपने इख्तिताम पर कारी या नाजिर को हिज़ी, अफसुर्दा, हमदर्द और अंदोह गैर छोड़ दे, परेशानी में मुब्तला छोड़ दे। या तो उसमें रहम के जज्बात पैदा हो जाएं या खौफ के जज्बात पैदा हो जाएं, उसके किरदारों से ये डर जाए, खौफ खाने लग जाए कारी या नाजरीन, या फिर उसको देखने के बाद उन किरदारों के ऊपर रहम आने लग जाए। तो ये रहम और खौफ का असर पीछे अपने छोड़ते चले जाते हैं। जबकि तरबिया ड्रामा इसके बिल्कुल जद है, बिल्कुल उल्टा सोचता है। तरबिया ड्रामा ऐसा ड्रामा जिसमें हंसने हंसाने और खेलने खिलाने के अनासिर मौजूद हों, उसका इख्तिताम भी अच्छे अंदाज में हो, जिससे हाजरीन और नाजरीन मुतमईन हो, उसको तरबिया कहते हैं। जिसमें संजीदा अंदाज हो, दुख दर्द की कैफियत हो, रहम और खौफ का मंजर वहां पर आखिर में पेश आए, वो तो अलमिया ड्रामा। और जिसमें हंसी मजाक हो, खेलने खिलाने का अंदाज हो और पूरा का पूरा ड्रामा मज़ाहिया अंदाज में इख्तिताम के ऊपर जाए, तो वो तरबिया ड्रामा। इसमें ऐसे किरदार होते हैं जिन्हें देखकर उनकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है। आमतौर पर इस किस्म के ड्रामों में किसी संजीदा और अहम मसले का मुज़हिक पहलू पेश किया जाता है और उसका इख्तिताम बरखिलाफ अलमिया ड्रामे के हमेशा खौफमंद खुशमंद रहता है। उसका खौफमंद रहता है, खौफ पैदा होता है और यहां पर खुशी पैदा होती है। ड्रामों का मकसद बुनियादी तौर पर लोगों को हंसाना होता है। अगर बाज़ ड्रामा निगार तरबी ड्रामों में फिक्री अनासिर भी शामिल कर लेते हैं, तो ड्रामे जो लिखे जाते हैं उसका असल मकसद यही है बच्चों कि लोगों को अपने दुख दर्द को भूलने पर मजबूर कर देना। लोगों, हम कुछ भी चीज देखते हैं, हम अपने लिए टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जो हमारी परेशानी है, हमारे जो तफक्कुरात हैं, हम उसको भूल जाएं, हमारी जिंदगी के सदमात को हम भूल जाएं, हादसात को हम भूल जाएं। तो फिर ड्रामा लिखने का जो शुरुआती मकसद था वो यही था कि लोग इतना हंसें कि खुद के गम भूल जाएं, खुद के दर्द भूल जाएं। फिर बाद में ये जो किस्म है दूसरी, ये पैदा होती गई, बनती गई, और फिर इनके मेल मिलाप से इनके अंदर और किस्में पैदा होती चली गई। तीसरी किस्म बच्चों, जो ये भी अहम किस्म है, यह है फार्स। ये किस्म का तरबिया ड्रामा है जिसमें मुज़ाहिका खेज फ़ौकुल फितरत वाक़यात होते हैं, जिनकी वजह से ड्रामे के किरदार खुद को परेशानियों और उलझनों से दो चार करके नाज़रीन के लिए हंसी का मौका फराहम कराते हैं। अवाम में ड्रामे की ये किस्म बहुत मकबूल है। किस तरह के ड्रामे हैं ये? इनमें फ़ौकुल फितरत अनासिर होते हैं, ऐसे अनासिर, ऐसे उनसुर जिनको ऊपर अक्ल उनको कबूल ना करे, तस्लीम ना करे, अक्ल सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा भी होता है, नहीं होता। और फिर उन मुश्किलात से, यानी वो मुश्किलात हो नहीं सकती आम जिंदगी में, उन मुश्किलात से इस ड्रामे के किरदार वाबस्ता होते हैं, उसके अंदर उलझ जाते हैं, और उलझने के बाद उनकी मज़ाहिया हालत पैदा हो जाती है और वो उसी के अंदर हंसी मजाक आगे बढ़ाते हैं। फिर एक होता है बच्चों ओपेरा। ओपेरा का मतलब है वो ड्रामा जिसके अंदर मौसीकी हो, सारा का सारा ओपेरा जो है ड्रामा ओपेरा अंदाज में हो, म्यूजिक के अंदर हो, उसमें मौसीकी हो, जो भी कलाम है वो मौसीकी के अंदाज में ही पेश किए जाते हैं। ओपेरा एक संजीदा और रूमानी ड्रामा है जिसमें रक्स और संगीत होता है और उन्हीं की मदद से मुख्तलिफ ड्रामाई मराहिल से गुजारा जाता है। ओपेरा की कामयाबी का सारा दारोमदार मौसीकी पर होता है। ओपेरा एक मंजूम ड्रामा होता है जिसकी कहानी और प्लाट अलमिया भी हो सकता है और तरबिया भी, यानी ये तरबिया भी हो सकता है, ट्रेजेडी भी हो सकता है और कॉमेडी भी हो सकता है। इसमें कोई कैद नहीं है, कोई इसकी हद मुकर्रर नहीं की गई है। बस शर्त यही है कि जो भी होगा वो मौसीकी के अंदर होगा, वो गाने के अंदाज में होगा, जैसे गाना गा रहे हैं। कलाम भी इसी तरह से करेंगे कि जैसे गाना गा रहे हैं, चाहे कोई सी कैरेक्टर नहीं हो, कोई सा कैरेक्टर नहीं हो, जो भी हो वो
मौसीकी के अंदाज में बातचीत करेगा। ये मंजूम ड्रामा होता है, यानी नज्म के अंदाज में लिखा हुआ। पूरा का पूरा ड्रामा ही एक नज्म होता है। ड्रामे की फिजा और माहौल जुज़वी या कुल्ली तौर पर गुनाइयत यानी मौसीकियत का हामिल होता है। और ड्रामा की किस्म भी बड़ी कदीम है, शुरुआत से चली आती है। मौसीकी को भी शुरुआत से ही पसंद किया जाता है। जिस तरह से तरबिया कदीम सिन्फ है, उसी तरह से ओपेरा भी कदीम सिन्फ है। अब इसका जो अंदर का माहौल है वो तरबिया भी हो सकता है और वो आलमिया भी हो सकता है, कोई इसकी कैद नहीं है। इसके अलावा एक और बच्चों आपके लिए ज़रूरी है, ये है बर्लेस्क। और ये एक मज़ाहिया ड्रामा होता है। अमूमन इसमें संजीदा ड्रामों, अफसानों या नज़मों की पैरोडी ड्रामाई अंदाज में पेश की जाती है। पैरोडी का मतलब होता है किसी मशहूर तख्लीक की नकल उतारना, उसकी तकलीद करना, उसकी पैरवी करना ही पैरोडी कहलाता है। तो ये किसी संजीदा और अहम मसले को गैर संजीदा और मज़ाहिका खेज बना दिया जाता है। पैरोडी यही होती है, किसी संजीदा मौके को, संजीदा किताब को, संजीदा ड्रामे की नकल करके उसको मज़ाहिया बना दिया जाता है, हंसी मजाक के साथ उस चीज़ को पेश किया जाता है। पैरोडी के अंदर इस तरह से नकल उतारी जाती है। तो ये 5 किस्में यहाँ पर दी गई हैं। 19 किस्में हैं, लेकिन जो अहम 2 किस्में हैं वो अलमिया और तरबिया हैं। और उसके बाद अलबिया और तरबिया से कई तरह की किस्में निकली हैं। आप ये 5 किस्में लिख लें और इनको आप याद कर लें। इसके बाद हम आते हैं अज्जाए तरकीबी की तरफ। ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 6 मुकर्रर किए गए हैं, और वो अज्जाए तरकीबी क्या क्या होते हैं, किस तरह से उनको ड्रामे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर बताया गया है। बकौल अरस्तु ड्रामे के फ़न्नी अनासिर 6 हैं। ड्रामा में दरजा झेल फ़न्नी लवाजिम या अज्जाए तरकीबी का होना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक भी कमज़ोर या गायब हो तो ड्रामा मुकम्मल शख्स इख्तियार नहीं कर सकता। ये जो 6 बताए गए हैं ये यहाँ ड्रामे के अंदर ज़रूरी हैं। और 6 कौन कौन से हैं? एक है प्लाट, दूसरा है किरदार, तीसरा है मुकालमा, चौथा है ज़ुबान, 5वां है मौसीकी, और छठा है आराइश व इशरत, सजावट वगैरह, जो स्टेज वगैरह है और फिर उसके अंदर जो ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है सजाने के लिए, वो आराइश व इशरत के अंदर शामिल किया जाता है। ये 6 आप नाम लिख लें। अब हम इनको वजाहत करेंगे, इनको वजाहत के साथ हम मुताला करेंगे। पहला है बच्चों प्लाट। तो प्लाट वाक़यात की मुंतकी तरतीब को प्लाट कहते हैं, यानी कहानी को तरतीब देना प्लाट कहलाता है। कहानी के अंदर तसलसल जो बना रहता है, कहानी के अंदर जो जुड़ाव बना रहता है, वो प्लाट की वजह से रहता है। प्लाट कहानी के पसे मंजर में रहता है, और सभी कहानी के अंदर यानी ड्रामे के अंदर जो अलग अलग किस्से होते हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, उनके कामों को आपस में जोड़ता है, उनको तरतीब देता है। कब किस किरदार की एंट्री होगी, किस किरदार को बाहर जाना है, कौन सा किस्सा कब शुरू होगा, कौन सा वाकया किस किस्से के बाद आने वाला है, वो सारा का सारा दारोमदार प्लाट के ऊपर होता है। अगर प्लाट कामयाब है, प्लाट चुस्त दुरुस्त है, तो ड्रामा भी कामयाब होता है। और अगर प्लाट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, प्लाट के अंदर लापरवाही बरती गई, तो फिर वो ड्रामा किसी माने का नहीं रहेगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। कहानी और प्लाट में बुनियादी फर्क यह होता है कि प्लाट में असबाब और इलल का सहारा लिया जाता है और कहानी में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्रामे में प्लाट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उम्दा और अच्छे प्लाट में वाक़यात की तरतीब एक ख़ास ढंग से होती है। वाक़यात में तसलसल, रब्त और हम आहंगी होती है। अगर वाक़यात मरबूत हों तो इकहरे प्लाट कहलाता है, और मरबूत ना हो तो तहदार प्लाट कहलाता है। अब प्लाट की भी यहाँ पर 2 किस्में बताई गई हैं, इकहरा प्लाट और तहदार प्लाट। तहदार यानी परतदार, जिसके ऊपर कई परतें आपस में जुड़ी हुई हों, आपस में छुपी हुई हों। ये बच्चों सस्पेंस वाले जो ड्रामे होते हैं वहां पर तहदार प्लाट इस्तेमाल किया जाता है, और जो आम ड्रामे होते हैं जो हंसी मजाक वाले हैं वहां पर इस्तेमाल किया जाता है इकहरे प्लाट का। तो इकहरा प्लाट जहां पर वाकयात रब्त के साथ चल रहे हो, तसलसल के साथ चल रहे हो, जैसा होना चाहिए उसी तरह अंदाज में वाकयात सामने आ रहे हैं, तो वो इकहरा प्लाट वाले वाकयात ड्रामा कहलाएगा। और जिस ड्रामे के अंदर वाकयात अलग अलग हिस्सों के अंदर आ रहे हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, और आखिर में सबको मिला दिया जाता है, ये बच्चों ध्यान रखना है। इधर उधर देने का मतलब ये नहीं है कि इसी तरह से इख्तिताम के ऊपर पहुंच गए। इख्तिताम से पहले प्लाट के सभी किस्सों को जोड़ा जाता है, एक रब्त बनाया जाता है, उनमें भी तरतीब दी जाती है अलग अलग देने के बाद भी। तो वो जो अलग अलग देने के बाद रब्त नहीं होता, तसलसल नहीं होता, वो तहदार प्लाट वाले ड्रामे कहलाते हैं। प्लाट को भी कई हिस्सों में तकसीम किया गया है।
6 हिस्से यहां पर प्लाट के बताए गए हैं कि प्लाट को किस अंदाज के अंदर पेश किया जाएगा, किस अंदाज में प्लाट को तरतीब दी जाएगी। सबसे पहले तुमहीद होती है, जिसको आगाज भी कहते हैं, शुरुआत यहां पर होती है हमारे ड्रामे की। फिर इब्तिदाई वाकया शुरू होता है। इसके बाद उरूज की शुरुआत होती है कि क्या कहना चाहते हैं, उस मौजू के ऊपर जाने की शुरुआत होती है, जो इसका उरूज होता है, जहां तजस्सुस बरकरार रहना चाहिए, जहां कारी को ले जाना चाहते हैं, नाजरीन को लेकर जाना चाहते हैं, वो है उरूज की शुरुआत। और इसके बाद उरूज की मुंतहा, यानी जहां तक जाना है, असल किस्सा, असल वाकया वहां पर मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद उतार आता है, ढलान आता है, और ढलान के बाद वो प्लाट का आखिरी हिस्सा इख्तिताम की तरफ बढ़ जाता है। उरूज या मुंतहा, तनज़्ज़ुल यानी उसका नीचे होना, फिर उसके बाद उसके अंदर कमियां आनी शुरू होती हैं, और इसके बाद आखिर के अंदर होता है अंजाम। अंजाम के बाद वो ड्रामा जो भी मैसेज देना है, पैगाम जो ड्रामे के जरिए दिया जाता है, वो दिया जाता है, और यहां पर ड्रामा इख्तिताम तक पहुंच जाता है, ड्रामा खत्म हो जाता है। तो यह है बच्चों ड्रामे का प्लाट। प्लाट के बाद जो अहम अज्जा है, अहम जुज़ू है, वो है किरदार। किरदार ड्रामा में गैर मामूली अहमियत अदा करता है। ड्रामा का सारो दारोमदार किरदार पर ही होता है। किरदार इस तरह के होने चाहिए कि पूरे ड्रामे को उसके मुताबिक तैयार कर सके। ड्रामा जैसा होना चाहिए उस हिसाब से उसको पेश किया जाने के लिए किरदारों की गणना, किरदारों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। किरदारों की खूबियां, खुसूसियात, उनकी ताकतें, उनकी कमज़ोरियां, ये सब ध्यान में रखते हुए ड्रामा लिखा जाता है। ये सब पेश नज़र रखना पड़ता है। ड्रामा में किरदार की तख्लीक करने का मतलब ये नहीं कि उसका ज़ाहिरी सांचा और ढांचा बनाया जाए, बल्कि नफ्सियात को उजागर करना मकसूद होता है। यानी वो क्या सोचता है, किस तरह की उसकी फितरत है। जो ज़ाहिरी ढांचा है वो अगर नहीं भी आए, कैसा भी आदमी हो उसको एक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी सोचो फिक्र क्या है। मैंने बताया आपको कि उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी ताकतें, किस चीज़ में वो इख्तियारात रखता है, किस चीज़ के अंदर वो पीछे हटने की ताकत रखता है, डरता है, वो सारी चीज़ें उसके नफ्सियात वगैरह उसकी बतानी पड़ती है, वो किरदारों की एक्टिंग के ज़रिए ज़ाहिर करनी पड़ती है। किरदार लिखते वक्त फ़नकार जिस कदर अपने दाखिली जज्बात और एहसासात की रंगामेज़ी जितनी कम करे, उतना ही दिलचस्प और मौसर बनेंगे। किरदारों के जज्बात और नफ्सियात को नुमाया करने और उनकी शख्सियत को मौसर बनाने में मुंदरजा झैल सूरतें मुआविन होती हैं। यानी अब किरदारों को किस तरह से पेश किया जाए, किस तरह की खुसूसियात किरदार के अंदर होनी चाहिए, और उनको सामने लाने का तरीका यहाँ पर 3 नुक्तों के अंदर बच्चों इसको देख लें। पहला है किसी किरदार की दूसरे किरदार से गुफ्तगू। जब एक किरदार दूसरे किरदार से कलाम होगा, हम कलाम होगा, तो उस वक्त वो किस तरह की बातें करेगा। वो मुकालमा आगे आने वाले हैं, लेकिन उसका बात करने का अंदाज, उसका तरीका, उसकी जो पैमाइश वगैरह होती है, उसकी सजावट होती है, आराइश होती है, वो सब यहां पर नजर आएगी गुफ्तगू के अंदाज के अंदर। दूसरा नुक्ता है किसी किरदार के बारे में दूसरे किरदारों का इजहार ख्याल। इसके जरिए भी किरदार की खुसूसियात को पेश किया जाता है। यानी कि 2 किरदार आपस में बात कर रहे हैं और 2 के जरिए तीसरे के बारे में बात को पेश कर दी जाए, तीसरे की खुसूसियात बयान कर दी जाए। वाक़यात और ड्रामे के अंदरूनी फिजा से किरदारों की शख्सियत पर रोशनी पड़ना। किरदारों की वजाहत के 3 तरीके यहां पर बताए गए हैं, किस तरह से हमें पता चले कि किरदार क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं। तो तीसरा जो तरीका बताया गया है, ये फिजा के जरिए, माहौल के जरिए ऐसा खौफ पैदा कर दिया जाए, ऐसा खुशी का मंजर पैदा कर दिया जाए कि पता चल जाए कि किस तरह के किरदार की एंट्री होने वाली है, किस तरह का किरदार अब आने वाला है। या उस किरदार की थोड़ी बहुत मालूमात देने के बाद उस तरह की फिजा बना दी जाए, उस तरह का माहौल बना दिया जाए कि एहसास हो जाए, हमें पता चल जाए कारी को, नाजरीन को, कि ये किरदार की खासियतें इस तरह की हैं, इस तरह से ये लोगों के सामने पेश होगा। आगे आते हैं। किरदार निगारी का एक पहलू यह भी है कि किरदारों की जुबानी ऐसी गुफ्तगू पेश की जाए जो ऐन फितरत हो। तमाशाई ये समझें कि ये बिल्कुल आम इंसानी किरदार हैं और सामीन और नाजरीन की दिलचस्पी में इजाफे का सबब बने। इसी को आगा अशर काश्मीरी लिखते हैं कि जिस तरह खाने को मज़ेदार बनाने के लिए चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह ड्रामे को दिलचस्प बनाने के लिए इसमें बड़े अजीब व गरीब किरदार को पेश करने पड़ते हैं। आगा अशर काश्मीरी का मौक़ला भी यहाँ पर शामिल किया गया है, जो किरदारों के लिए कहते हैं कि जिस तरह से हम खाने को और लजीज बनाने के लिए उसके साथ चटनी रखते हैं, उसी तरह ड्रामे को भी मज़ेदार बनाने के लिए उसके अंदर अच्छी किरदार निगारी होना ज़रूरी है। चटपटे और अजीब व गरीब किरदार उसके अंदर होने ज़रूरी है। और मेन किरदार नहीं भी हो तो कुछ वक्त के लिए ऐसे किरदार आते रहें और वो अपनी कहानी को मज़ेदार बनाते रहें, कहानी को अच्छा वो बनाते रहें।
अगला है बच्चों मुकालमा। यह भी बहुत अहम जुज़ू है और बहुत ज़रूरी है मुकालमा नवेसी के अंदर माहिर होना एक ड्रामा निगार का। अगर मुकालमा अच्छे लिखेगा, डायलॉग्स अच्छे होंगे, तो ड्रामा भी कामयाब ड्रामा बन जाएगा, ड्रामा भी अच्छा ड्रामा बन जाएगा। किरदार की तरह मुकालमा भी ड्रामे में अहम दर्जा रखता है। इसी के जरिए किरदार एक दूसरे के किरदार या सामीन से मुखातिब होते हैं। मुकालमों के जरिए ही तो हम बात करेंगे, किस तरह से हम दूसरे से मुखातिब होंगे। सिर्फ इशारों नज़ारों में ही काम नहीं चलेगा, इशारों और नज़ारों के साथ साथ वहां मुकालमे भी होंगे और मुकालमों के जरिए ही पता चलेगा, उसकी महारत का पता चलेगा ड्रामा निगार की। तबादला ख्याल करता है। स्टेज ड्रामे में हरकत व अमल और अजसाम की मौजूदगी के मुकाबले में मुकालमे की हैसियत सानवी होती है। ड्रामे में क्या कहाँ से ज़्यादा अहम क्या किया होता है, यानी ड्रामे के अंदर मुकालमे की अहमियत किरदारों से दोयम दर्जे की होती है। किरदार और जो देख रहे हैं सामने, उसके हाव भाव, चाल चलन, तौर तरीका वो अहम है और दूसरे नंबर पर सानवी हैसियत है उसके मुकालमे की। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ड्रामे की खासियत और यहाँ पर बयान की गई है। क्या कहाँ से ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों? क्या किया, यानी जो किया जाता है वो ज़्यादा अहम होता है कहे जाने से ज़्यादा। जो कहा जा रहा है उसके ऊपर लोगों का ध्यान कम जाता है, लेकिन जो एक्टिंग की जा रही है, जो तरतीब दी जा रही है, वो ज़्यादा तरीके से असरदार होती है, लोग उसको ज़्यादा देखते हैं। मुकालमे में मुतक़ज़ाए हाल और किरदार के ज़हनी सतह का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। मुकालमे में फितरत मुआशरत के उम्दा अक्कासी के लिए मुख्तलिफ तबक़ात की ज़ुबान पर दस्तरी भी ज़रूरी है और इस तरह मुकालमे मौज़ूनियत, तकरार, बेरब्ती और एहयाम से पाक हों। यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके अंदर तकरार नहीं हो, मुकालमे के अंदर रब्त हो, आसान ज़ुबान का इस्तेमाल हो, जो बात कही जा रही है वो साफ ज़बान के अंदर हो, इस तरह की हो कि आम इंसान उससे जुड़ाव महसूस करे। और इसके अलावा जो अहम बात बताई गई है वो मुकामी ज़बान का जानकार होना ज़रूरी है। मुकामी ज़बान के अंदर जो मुहावरात बोले जाते हैं, जो कहावतें वहाँ पर होती हैं, उनका भी ड्रामे के अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि जिससे ड्रामे का मुकालमा और दिलकश बन जाता है, खूबसूरत बन जाता है। अब है बच्चों ज़ुबान के ऊपर आते हैं हम। मुकालमा और ज़ुबान, मुकालमे तो डायलॉग हैं, लेकिन ज़ुबान बोलने का अंदाज़ है, ये भी ज़रूरी है। स्टेज के ऊपर किस तरह से ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह से डायलॉग्स बोले जाएंगे। ड्रामे में ज़ुबान का मसला बहुत ही मुख्तलिफा और गुंजुल्क है। ड्रामे में ज़ुबान की अहमियत दो चंद इसलिए भी है कि ड्रामा किरदारों के अमल और गुफ्तगू के ज़रिए वजूद में आता है और गुफ्तगू किसी न किसी ज़ुबान में होती है। ड्रामे की ज़ुबान के नौइयत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामे की ज़ुबान का इन्हिसार इसी के मौजू पर होता है। जो ड्रामे का मौजू होता है उसमें जो कैरेक्टर्स है, उसमें जो कहानी ली गई है, कहाँ की कहानी ली गई है, तो उस कहानी को बताने के लिए वहाँ की मुकामी ज़ुबान का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी बनावट भी उसी तरह से देखनी पड़ेगी, नौइयत भी इस तरह अंदाज की होनी चाहिए कि वो लोगों से जुड़ाव पैदा करे। ड्रामे का लिखने का पूरा मकसद ही लोगों को खुश करना है, मकसद ही लोगों के लिए है। ड्रामा लोगों के लिए लिखा जाएगा तो हर चीज़ में लोगों की समझ, लोगों की अक्ल, देखने वाले जो नाजरीन और हाजरीन हैं उनके फहम को मद्देनजर रखा जाएगा। उसी के मुताबिक पूरी की पूरी चीज़ें ड्रामे के अंदर शामिल की जाएंगी। चाहे कहानी हो, चाहे मुकालमे हो, चाहे किरदार हो, चाहे जगह हो या तस्वीर कशी जो अंदर की जा रही है, वो सब हर चीज़ वो होगी जो नाजरीन को मुतासिर कर सके, जो हाजरीन को मुतासिर कर सके। अगर वो उठकर चले गए तो फिर उस ड्रामे का मतलब ही नहीं है, ड्रामा बेमानी हो जाएगा। अगर वो देखने वाले जिनके लिए ड्रामे की इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी सारी स्टेज वगैरह लगा के कसरत की जा रही है, अगर देखने वाले ही नहीं रहे तो फिर वो कसरत बेकार साबित हो जाती है। तो सारी चीज़ों के अंदर जो दायरा रहता है वो उनकी फहम होती है, देखने वालों की सोचो समझ होती है, उसी के मुताबिक ड्रामे लिखे जाते हैं। किसी हल्के फुल्के समाजी मसले पर क्योंकि बात वाज़ेह है कि दोनों मौजू की ज़ुबान में कद्र ताफरीक हो जाए, कुदरतन फ़र्क हो जाए, तो ड्रामे की ज़ुबान में इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी होगा कि ये ड्रामा नज़्म की शक्ल में है या नस्र की शक्ल में, क्योंकि दोनों की ज़ुबान में फ़र्क होता है। नज़्म और नस्र का भी यहाँ पर दे रहे हैं तो वहाँ भी आप देते हुए ध्यान रखें कि ड्रामे की ज़ुबान कैसी है। फिर मैं बात आपको बताता हूं कि आसान जुबान ड्रामे की होनी चाहिए। जब आप लिखें तो आसानी की यहां पर बात करनी है, आसान जुबान ही बतानी है। ड्रामा नस्र के अंदर भी होता है और नज्म के अंदर भी होता है, तो नस्र और नज्म में पेश करते हुए तफरीक नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि नज्म और नस्र में फ़र्क आ ही जाता है।
इब्तदाई ड्रामे की जुबान मंजूम थी, बाद में रफ्ता रफ्ता उसने नस्र की शक्ल इख्तियार कर ली। ड्रामे की जुबान साफ, सलीस और आसान हो, ऐसा महसूस हो कि वो ड्रामे की जुबान है, उससे ड्रामे की मकबूलियत में इजाफा होगा। अवाम व ख़ास पर हर एक की वहां तक रसाई हो पाएगी। आसान जुबान तक, आसान जुबान सबके समझ में आती है। कुछ तो समझ फहम के अंदर बहुत आगे होते हैं और कुछ बच्चे जैसे दिमाग के होते हैं जिनकी अकल इतनी नहीं होती कि मुश्किल अल्फाज को समझ सकें, मुश्किल चीज़ों को समझ सकें, तो वो आसानी के साथ उनके सामने पेश किया जाए तो वो भी उस ड्रामे को देख सकें, उस ड्रामे से लुत्फानंदोज हो सकें। ज़बान के बाद है बच्चों मौसीकी। मौसीकी भी ड्रामे का अहम उन्सुर है, ये भी ड्रामे का ज़रूरी जुज़ू है। मौसीकी भी ड्रामे की अहम तरीन हिस्से में शुमार किया जाता है, जिसका सीधा असर सामीन पर मुरत्तब होता है। अरस्तू मौसीकी को 5वां दर्जा देते हैं। मौसीकी के ज़रिए से ड्रामे में खुशी और गम का इजहार किया जा सकता है, किसी को आगाह और ख़बरदार किया जा सकता है, या किसी पर मौसीकी के ज़रिए वहशत व दहशत की कैफियत भी तारी कराई जा सकती है। यानी मुकालमे के ज़रिए जो बात मुश्किल हो, जहां बहुत सारे डायलॉग्स इस्तेमाल करना पड़े, मौसीकी के अंदर एक गाने के अंदर या छोटे से हिस्से के अंदर वो काम किया जा सकता है, तो मौसीकी का इस्तेमाल भी ड्रामे के अंदर किया जाना चाहिए। और फिर जो आखिरी जुज़ू है वो है आराइश, यानी सजावट, उसका जो दिखना है ड्रामे को, किस तरह से हमारे सामने मंजर नजर आएंगे, वो आराइश के अंदर आता है। आराइश ड्रामे में असर मुरत्तब करने के एतबार से अपनी अलग शिनाख्त रखती है। अरस्तू आराइश को छठा और आखिरी दर्जा देता है, वो इसको अहम जुज़ के तौर पर शुमार नहीं करता। इस बाबत अरस्तू का ख्याल है कि उसका ताल्लुक शायर से ज़्यादा कारीगर से है। यानी ये ड्रामे की वो जुज़ू है, ड्रामे का वो हिस्सा है कि जिसका ड्रामा निगार से ज़्यादा काम है कारीगर का होता है, जो स्टेज तैयार करने वाला है, जो स्टेज के ऊपर चीज़ें बदलने वाले होते हैं, मंजर दिखाने वाले होते हैं, उनका रोल इस जुज़ू के अंदर ज़्यादा होता है। अब चूंकि अमली फ़न है, अमल में इसको लाया जाता है, इसलिए इसको भी अज्जा में शामिल किया गया है, इसको भी जुज़ू में शामिल किया गया है। तो बच्चों ये 6 अज्जाए तरकीबी हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। हमने ड्रामे की तारीफ़ के हवाले से इस सवाल के अंदर मालूमात हासिल की है, और साथ ही किस्म और ड्रामे के अज्जाए तरकीबी के क्या अज्जाए तरकीबी है, कैसे ड्रामा लिखा जाएगा, उन फ़न की महारत के हवाले से हमने मालूमात हासिल की है। ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया है। दूसरे सवाल की जानिब आते हैं हम। दूसरा सवाल बच्चों आगा अशर काश्मीरी के हवाले से है, जो हमारे ड्रामे यहूदी की लड़की के मुसन्निफ हैं। आगा अशर काश्मीरी की ड्रामा निगारी के इम्तियाज़ात पर रोशनी डालिए। किस तरह से आगा अशर काश्मीरी दूसरे ड्रामा निगारों से अलग हो जाते हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं, उनकी सलाहियात क्या हैं, इनके इम्तियाज़ात क्या हैं, दूसरों से अलग होने की बात के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। बच्चों आगा अशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर अंग्रेज़ी ड्रामों का, अंग्रेज़ी नावलों का एक बहुत मशहूर मुसन्निफ है। शोहराए आफाक उसकी है, बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वालों में उसका शुमार किया जाता है। इसी तरह जिस तरह की शेक्सपियर को शोहरत अंग्रेज़ी अदब में मिली है, वो शोहरत आगा अशर काश्मीरी को उर्दू अदब में हासिल हुई है, क्योंकि आगा अशर काश्मीरी ने उर्दू अदब के अंदर ड्रामों को उरूज के ऊपर पहुंचाने का काम किया है। आगा अशर काश्मीरी भी बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले मुसन्निफीन में शुमार किए जाते हैं। ड्रामों के अंदर जो बात आती है तो आगा अशर काश्मीरी के बगैर वो बात मुकम्मल नहीं हो पाती। बहुत ज़हीन थे, बहुत उम्दा किस्म के आपने ड्रामे लिखे, ड्रामों में कमियां नज़र आती हैं, सादगी नजर आती है, लेकिन फिर भी आपके ड्रामे मेयार से ऊपर उठे हुए नजर आते हैं। जो आपके आसपास उस वक्त लिखे जा रहे थे उनसे ज्यादा बेहतर आपके ड्रामे नजर आते हैं। उर्दू में ड्रामा की तारीख उनसे पहले से ही मिलती है, लेकिन जब उन्होंने उर्दू ड्रामों में या यूं कहें कि हिंदुस्तानी ड्रामों में कदम रखा तो बहुत ही तेजी के साथ उनकी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। अब यहां पर उर्दू ड्रामे और हिंदुस्तानी ड्रामों की बात हुई है, तो ये क्या है बच्चों, जो उर्दू ड्रामे हैं वही हिंदुस्तानी ड्रामे हैं, क्योंकि उस वक्त उर्दू जुबान के अंदर ही ड्रामे वगैरह, अफसाने वगैरह लिखे जाते थे। दूसरी जुबानें कम राइज थी, तो जो लिखने वाले थे उन्होंने उर्दू जुबान के अंदर लिखा, तो ये उर्दू ही हिंदवी कहलाती थी, हिंदी जुबान कहलाती थी, हिंदवी कहलाती थी। तो इस जुबान के अंदर लिखने वालों के अंदर इन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की। उन्होंने 30 बरस के करीब उर्दू में ड्रामे लिखे, और उसके बाद फिल्मी दुनिया का आगाज हो गया, तो ड्रामे खेलने के जानिब तवज्जो कम दी जाने लगी। जब फिल्में यहाँ पर आ गई हिंदुस्तान के अंदर, फिल्मों से पहले ड्रामे लिखे जाते थे, ड्रामे कहे जाते थे, लेकिन जब फिल्में आ गई तो ड्रामे कम हो गए, क्योंकि अब फिल्मों में सब कुछ मिल रहा है।
जो लोग देखना चाहते हैं वो वहां पर फिल्मों में दिखाया जा रहा है, तरह तरह की चीजें वहां पर दिखाई जा रही हैं। तो जब फिल्में आ गई तो ड्रामे कम हो गए, और ड्रामे से पहले दास्तानें कही जाती थी, ड्रामे आ गए थे तो दास्तानें कम हो गई थी। पहले दास्तानें सुनी जाती थी, दास्तानें कही जाती थी, दास्तान गो हुआ करते थे। फिर जब ड्रामे आ गए तो दास्तान तो खाली सुनी जाती थी, ड्रामे देखे जाने लगे, तो ड्रामों की तरफ लोग मुतवज्जो हो गए, इस तरफ जाने लग गए, और फिर ड्रामों से भी आगे बढ़ गए सिनेमा की तरफ। तो धीरे धीरे जो पिछली असनाफ है वो कम होती जाने लगी। हशर के ड्रामों में किरदारों की जुबान मुख्फा और मुरस्सा है। वो मुकालमों को मजीद मौसर बनाने के लिए हशर ने अपने अशार को भी शामिल किया है। बच्चों, मुख्फा कहते हैं जिसमें काफिये का इस्तेमाल हो, मुरस्सा यानी सजावट वाली, आराइश वाली। तो आगा अशर काश्मीरी की जुबान सादा जुबान होने के साथ साथ सजावट वाली और मुख्फा जुबान भी होती थी। काफियों के अंदर बात करते थे। अब काफियों में बात करने का यह माने नहीं है कि तुकबंदी करना शुरू कर दें, मुश्किलात को बढ़ा दें, पढ़ने वाले को कोफ्त के अंदर डाल दें, ऐसा नहीं है। उनके कलाम मुख्फा होने के बाद, मुरस्सा होने के बावजूद भी आसान होते थे, कल में आसान होते थे। मौजू के लिहाज से हशर ने अपने ड्रामों में जिंदगी के हकाइक और आम मुआशरती मसाइल को निहायत मौसर अंदाज में पेश किया है। आगा अशर काश्मीरी ने उर्दू ड्रामे को फर्द से उठाकर अर्श नशीन बनाया। उर्दू निगारी में उनका मुकाम निहायत बुलंद है। उनसे कबल उर्दू ड्रामा घुटनों के बल चल रहा था, आगा अशर ने उसे पैरों पर खड़ा होना, चलना और दौड़ना सिखाया। यानी उनसे पहले के ड्रामे, कोई ड्रामों के अंदर गिनती उनकी नहीं होती थी। इंदर सभा जैसे ड्रामे लिखे जा रहे थे तो मशहूर तो थे, लेकिन फन्नी एतबार से वो पूरी तरह नहीं उतरते थे। उसके अलावा और भी ड्रामे लिखे गए थे जो ये समझ लीजिए कि आप घुटनों पे चल रहे थे। आगा अशर काश्मीरी ने उन ड्रामों को दौड़ना सिखाया, खड़ा होना सिखाया। रवानी और शोखी, रुमानियत और मसालियत, शायरियत और फिक्रोबाजी जैसे अनफरादी खसूसियात मिलती है। उनके ड्रामों को पढ़कर यह अंदाज़ा होता है कि जैसे वो ड्रामा निगारी के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि उर्दू ड्रामा निगारी की 100 साल तारीख में जो मकबूलियत हशर के हिस्से में आई है वो किसी और ड्रामा निगार का मुकद्दर नहीं बन सकी है। अभी तक के ड्रामों में बच्चों सबसे ज़्यादा शोहरत जो इनको मिली है, जो मकबूल है, सबसे ज़्यादा जो पढ़े जाने वाले ड्रामे हैं वो आगा अशर काश्मीरी ही हैं। काश्मीरी को ही इतनी शोहरत मिली है, उनके अलावा किसी और को उस मुकाम को नहीं पहुँच सका, उस मुकाम को नहीं पा सका है कोई और। आगा अशर काश्मीरी के ड्रामा निगारी के नुमाया इम्तियाज़ात हैं। पहले में है मुकालमा निगारी। आगा अशर मुकालमा निगारी के बानी हैं। उनके मुकालमे ज़ुबान से निकलते हैं और दिल में उतरते चले जाते हैं, और देखने वाले उनका और सुनने वाले उनका वही तासुर लेते हैं जो आगा अशर देना चाहते हैं। उनका ड्रामा खूबसूरत बला इस सिलसिले में बहुत मशहूर है। यहाँ मिसालें भी दी गई हैं, कुछ ड्रामों के नाम भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप लिख लें इम्तियाज़ात के साथ। तो सबसे पहले उनको जो इम्तियाज़ हासिल है मुकालमा निगारी के अंदर, मुकालमा निगारी के अंदर वो जो चाहते हैं, जो असर देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी क़ुव्वत है बच्चों, बहुत बड़ी हुनरमंदी है कि जैसा वो चाहते हैं वही असर कारीन पर, नाजरीन के ऊपर होता है, वही असर ड्रामों के हाजरीन के ऊपर, जो देखने वाले हैं उनके ऊपर होता है। रूबानियत और मसालियत आपके ड्रामों के अंदर मिलेगी। आगा अशर के यहाँ कदीम ड्रामा निगारी की तरह रूमानियत और मसालियत बहुत नुमाया नजर आती है। मसालियत यानी बात को जैसी है वैसी ना कहकर उसमें जोड़ तोड़ करके और अच्छाई के साथ नजर करना, यानी इस तरह के देना जिस तरह का हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कोई चीज हो उसके असल रूप में हम देखना नहीं चाहेंगे, उसको और बड़ा चढ़ाकर और अच्छा कर हमारे सामने पेश किया जाएगा तो हमें और भी अच्छी लगेगी। तो यही खासियत आगा अशर काश्मीरी की है कि वो बातों को, चीजों को मसालियत के अंदाज में, मिसालियत के अंदाज में पेश किया करते थे। हंगामा खेजी, बेजा इबारत आराइयाँ, जगह जगह शेर गोई, शायराना अंदाज़ बयां, जज्बाती मुकालमात और उसके साथ सतही जज्बात का सतही इज़हार बयान, ये तमाम अनासिर आगा अशर के यहाँ बहुत नुमाया नज़र आते हैं। इसके बावजूद भी वो अपनी जादूगरी का मुजाहिरा करते हैं जो दिलों को थाम लेती है। यानी कुछ कमियां भी उनकी हैं, वो भी मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन चीज़ों के अंदर वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। रूमानियत और मसालियत भी उनके यहाँ पर बहुत खूबी से इस्तेमाल होता है। एक कादिरुल कलाम और शीनी बयान शायर होने की वजह से हश्र के ड्रामों की जुबान में बला की रवानी है। जज्बात की तस्वीर कशी में आगा अशर एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं, दूसरों से अलग हो जाते हैं। किरदार निगारी की हम बात करें तो आगा अशर को किरदार निगारी में मलका हासिल है। उनके किरदार बिलअमूम मसाली नहीं हैं, उनके किरदार बुरी सोहबत इख्तियार करके
गुमराह हो जाते हैं और ठोकरें खा खाकर बिलाखिर राह रास्त पर आ जाते हैं। यानी शुरुआत से वो अच्छे नहीं रहते, धीरे धीरे उनके अंदर तरतीब मिलती है, उनके अंदर तरमीम होती है और वो जैसे होने चाहिए वो मिसाली किरदार बन जाते हैं। ताहम उनके किरदार हकीकी किरदार होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी मुआशरती और समाजी ज़िंदगी से बहुत करीबी और हकीकी होता है। उनके मुकालमे, उनकी तर्ज अमल, उनके लिबास, उनकी वज़क़तें, उनकी चाल ढाल, गरज, उनका एक एक अंदाज़ अपने वक्त, माहौल, तहजीब, तमद्दन, मुआशरा, समाज का जीता जागता पेकर होता है। यानी जो किरदार होते हैं वो आवाम की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, आम लोगों को अपने किरदारों से जोड़ लिया जाता है, उनकी तहजीब दिखाई जाती है, उनका चाल चलन का अंदाज दिखाया जाता है, उनके मुआशरे के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको सामने लाया जाता है, वजाहत के साथ सामने लाया जाता है, उनमें जो खामियां हैं उन खामियों को भी दिखाया जाता है, उनकी बुराइयों को भी दिखाया जाता है और फिर मिसाली अंदाज में उनको सुधरते हुए, ठोकरें खाकर गिरते पड़ते कामयाब होते हुए दिखाया जाता है। ये किरदार हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी या हम खुद होते हैं, यानी हमारे आसपास के ही किरदार होते हैं, हमारे जैसे लगने वाले किरदार होते हैं, क्योंकि ये जिस तहजीब को दिखाते हैं वो तहजीब हमारी ही तहजीब है, हमारे आसपास की चीज़ें ही इनके ड्रामों के अंदर शामिल होती हैं, तो हर चीज़ हमें अपने आप से जुड़ी हुई महसूस होती है। हश्र की किरदार निगारी के मुताले से इंसानी सीरत के बहुत से रोशन और तारीक पहलू हमारे सामने आ जाते हैं। आगा अशर का हर किरदार अपने मखसूस मुआशरती माहौल की ज़ुबान बोलता है, यानी अक्कासी करता है अपने मुआशरे की, अपनी तहजीब की अक्कासी करता है इनका किरदार कि वो किस माहौल से आया है, क्या उसकी फितरत है, उस किरदार के अंदर साफ साफ नज़र आती है। हर चीज़ हमारे ऊपर वाज़ेह हो जाती है, हर चीज़ की हमें सफाई से नज़र आने लग जाती है। इसके अलावा खुद कलामी, तो ये खुद कलामी बच्चों ऐसी चीज़ है कि दूसरे ड्रामा निगारों से ज़्यादा आगा अशर काश्मीरी की यहाँ पर मिलती है। खुद कलामी अपने आप से कलाम करना, खुद ब खुद बातें करना, दूसरे के यहाँ, दूसरे ड्रामा निगारों के यहाँ ये खुद कलामी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन आगा अशर काश्मीरी की हम इम्तियाज़ात के बारे में बात कर रहे हैं तो खुद कलामी में भी इनकी इम्तियाज़ी है, इम्तियाज़ात हासिल है इनको। खुद कलामी ड्रामे की जान होती है। जहनी उलझन, खुशी या गम के मौके पर कोई किरदार खुद से खुद बातें करना शुरू कर देता है जो उसकी जहनी उलझन कैफियत का आईना होती है। हश्र की मशहूर ड्रामे रुस्तम और सोहराब में रुस्तम की खुद कलामी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। तो मैंने बताया आपको मिसालें भी दी गई हैं, फिर खुद कलामी का आप समझ लें कि जो खुद से बात होती है तो आगा अशर काश्मीरी की नुमाया खुद खासियत है, नुमाया इम्तियाज़ है कि उनके कलाम के अंदर किरदार की जो कश्मकश चल रही है, जहनी कश्मकश चल रही है, तसादुम उसके जहन के अंदर है, उलझनों में भटका हुआ है, खुशी का मौका है, कोई बात को वो महसूस कर रहा है तो वो खुद से कलाम करने लग जाता है। कोई आपस में किरदार नहीं है, दूसरे किरदार से मुकालमा नहीं है, उसका खुद से कलाम है, हम कलाम हो जाता है अपने आप से, और फिर जो बातें निकल कर आती हैं, फिर जो मैसेज या पैगाम निकल कर आता है वो वही होता है जो आगा अशर काश्मीरी देना चाहते हैं। वही असर हमारे ऊपर होता है जिसके लिए आगा अशर काश्मीरी उस कलाम को, उस मुकालमे को तैयार कर रहे हैं, उस चीज़ को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर रुस्तम और सोहराब का जिक्र किया गया है कि जब वो अपने ही हाथों से अपने लख्ते जिगर सोहराब को हमेशा की नींद सुला देता है और बाद में असल हकीकत से आगाह होता है कि सोहराब उसका लख्ते जिगर था, तो उसकी खुद कलामी दिलों को चीरती हुई उसमें समा जाती है। इस मौके पर रुस्तम की खुद कलामी उसके दिली जज्बात और एहसासात का आईनादार होती है, जिसे आगा अशर काश्मीरी बड़ी खूबसूरती से रकम करते हैं। रुस्तम और सोहराब का यहाँ पर किस्सा बताया गया है खुद कलामी वाला। तो रुस्तम और सोहराब तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने यहूदी की लड़की पढ़ा है। यहूदी की लड़की में भी आपने देखा है कि किस तरह से खुद कलामी यहाँ पर है। कभी हन्ना खुद कलाम हो जाती है अपने आप से, कभी मार्कुस जब उसकी राज खुलने वाला होता है, मार्कुस इज़रा के साथ, हन्ना के साथ उसके घर के अंदर मौजूद है, यहूदियों के मोहल्ले में मौजूद है। वहाँ पर शहजादी आक्टिविया का रथ टूट जाता है, पहिया टूटने की वजह से उनके घर के अंदर वो रुकती है। वहाँ पर जब आती है तो मार्कुस को लगता है कि आज तो मेरा पोल खुल जाएगी, मेरा सारा राज फाश हो जाएगा। तो वो फिर किस तरह की खुद कलामी करता है, अशार वगैरह पढ़ता है, वो काबिल तारीफ है, बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया है। इसके अलावा जब हन्ना को कढ़ाऊ के अंदर डालने के लिए लेकर जाया जाता है तो फिर वो खुद से गाना गाती हुई, खुद से अपने आप के बारे में बातें करती हुई जाती है। वो रास्ते का मंजर वहाँ पर बयान किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इस ड्रामे के अंदर है जो खुद कलामी के अंदर आगा अशर काश्मीरी की महारत को दिखाती है। मज़ा निगारी, मज़ा निगारी भी बच्चों
आगा अशर काश्मीरी की लिखने की, आगा अशर काश्मीरी के कलाम की बहुत बड़ी खासियत है। वो अपने कलाम को इस तरह से पेश किया करते थे, अपने ड्रामों को इस तरह से पेश किया करते थे कि सुनने वाला उसके अंदर डूब जाए और उसी के अंदर वो खोके रह जाए। उससे वो इस तरह का एहसास हो जैसे कोई सहर कर दिया गया हो, कोई जादू कर दिया गया हो। और फिर उस वक्त की ज़रूरत भी थी मज़ा निगारी। वो ज़रूरत इसलिए क्योंकि जो थिएटर ड्रामे लिखे जा रहे थे ये पारसी थिएटर के लिए लिखे जा रहे थे, और पारसी थिएटर खालिस पैसा कमाने वाली कंपनी थी। उसको सिर्फ रुपया चाहिए था, उसको इस्लाह नहीं चाहिए थी, उसको संजीदगी नहीं चाहिए थी, उसको वो ड्रामे चाहिए थे जो आवाम को पसंद आए, जो आवाम के अंदर मकबूल हो जाएं। उस तरह के ड्रामे पारसी थिएटर को चाहिए थे। अब पारसी थिएटर की ज़रूरत ये थी कि वो ड्रामे लिखे जाएं जो आवाम को पसंद हैं और आवाम को मज़ाहिया चीज़ पसंद आती है, जिसमें हंसी मजाक हो, जिसमें दिल को लुत्फ़ मिले, जिसको आराम मिले, जिसमें खुशी और मजाक हो। वो चीज़ आवाम को पसंद थी। आगा अशर काश्मीरी ने भी अपने अंदाज को मज़ाहिया बनाया और बड़े खूबसूरत अंदाज में ड्रामे लिखे। तो इनके इम्तियाज़ात में आपको मज़ा निगारी भी लिख लेना है, मज़ा निगारी में भी आपको इम्तियाज़ हासिल था। पारसी और ईसाई कंपनियों के दौर में जो भी ड्रामे लिखे गए वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही लिखे गए थे। सिर्फ पैसा चाहिए था और पैसा उन्हीं ड्रामों से आने वाला था जो आवाम के अंदर मशहूर हो, मकबूल हो, बहुत ज़्यादा देखे जाएँ, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाएँ। तो वो ज़रूरत थी मज़ा निगारी की। इसलिए ड्रामा निगार मजबूर था कि वह आवाम के मज़ा का ख्याल रखे, फक्कड़बाजी और मस्खरे फ़न से आवाम को तफरीह मुहैया करे। इसलिए हश्र ने भी अपने इब्तदाई दौर में ऐसे ही ड्रामे तश्कील किए, लेकिन आखिरी अदवार में उनके ड्रामों का मेयार बहुत बुलंद हो गया। शुरुआत में आपने मज़ा निगारी के अंदर बहुत उम्दा किस्म के ड्रामे लिखे, मज़ा निगारी इसमें की ड्रामों के अंदर, और बाद के अंदर आपने संजीदगी के ऊपर भी आए जब खुद मुख्तार हो गए। शुरुआत में जब आपको ज़रूरियात थी, आपको कंपनियों की ज़रूरत के हिसाब से चलना था क्योंकि उनके नुमाइंदे थे, आप उनके कारिंदे थे, कंपनी के अंदर काम करते थे, उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे थे। तो वहाँ भी आपने बहुत उम्दा किस्म के ड्रामे लिखे। मज़ा निगारी के अंदर आपने अपने आप के ड्रामों को ख़ास बना दिया। और जब बाद में कंपनी की आपको ज़रूरत नहीं रही, खुद ने अपनी कंपनी भी खोल ली और ऐसी हालत में पहुंच गए कि अब कंपनी के साथ नहीं रहेंगे, तब भी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर हो जाएगी। अच्छी खासी मुआशी ज़रूरियात के लिए जो भी अपने रुपया पैसा इनके पास जमा हो गया, तो फिर अब ये खुद मुख्तार हो गए और उन्होंने सही तरीके के जो लिखे जाते हैं, जिसमें संजीदगी होती है, एहसास होते हैं और उसके बाद मज़ा होता है, उस तरह के ड्रामे जो इस्लाह के लिए लिखे जाते हैं लिखे, और वो भी बहुत मशहूर हुए। तो तश्कील देना मतलब शक्ल देना, बनाना। तो मज़ा निगारी के लिए आपको लिख लेना है। इसके बाद अंदाज़े खिताबत और शेर का बरमहल इस्तेमाल। आगा अशर काश्मीरी की बच्चों बहुत बड़ी खासियत है ये कि वो अपने कलाम के साथ, नस्र के साथ ही नज़्म का भी बरमहल इस्तेमाल करते हैं, मौका महल के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जिस अंदाज की उनकी नस्र होती है उसी अंदाज में उनकी नज़्म भी बड़ी दिलकश होती है, दिल को छू लेने वाली, दिल को भा लेने वाली होती है। तो अंदाज़े खिताबत यानी खिताबत का अंदाज, बातचीत करने का अंदाज और शेर का बरमहल इस्तेमाल आप किया करते थे। आगा अशर एक कामयाब ड्रामा निगार होने के साथ साथ एक कादिरुल कलाम शायर और जज्बाती किस्म के खतीब थे। अब शायर भी थे, बहुत सारी आपने नज़में लिखी हैं, बहुत सारी आपने गज़लियात लिखी हैं जो मशहूर हैं और मकबूल हैं और जानी जाती हैं अपनी अलग खासियत के लिए। आगा अशर काश्मीरी के लिए कहा गया है कि जितनी फ़न की महारत उनको ड्रामा निगारी में थी, ड्रामा निगारी में जिस तरह के माहिर थे, अपनी गज़लियात और अज़मी नज़मीन में भी वो उसी तरह की कुदरत रखते थे, उसी तरह की महारत रखते थे। शायराना सलाहियत, मिजाज की बेतकल्लुफ़ी और शगुफ्तगी उनकी इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं, लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें मकबूलियत बख्शी और ड्रामे की दुनिया में बामे उरूज पर पहुँचा दिया वो उनका अंदाज़े खिताबत है, बरजस्ता गोई और शेर का बरमहल इस्तेमाल है। आपके ड्रामे मकबूल होने की वजह बताई गई है कि इतने मकबूल क्यों हुए। तो ये इम्तियाज़ है आपका इस चीज़ में भी कि आप अपनी जो खिताब का अंदाज़ है वो मौसर बनाने के लिए पूरी कोशिश किया करते थे। नस्र भी आपने मुख्फी रखी है, काफ़ियों का, रदीफ़ का इस्तेमाल किया है आपने, नज़्म के साथ, नस्र के साथ अशार का भी इस्तेमाल किया है, बात की वजाहत के लिए, बात को समझाने के लिए, बात में असर पैदा करने के लिए आपने जो कर सकते थे, जो आप जाविये इख्तियार कर सकते थे वो आपने किए हैं और अपनी नस्र को, अपने ड्रामों को खूबसूरत बनाया है। उनके मुकालमों में
खतीब के लहजे की घुन पाई जाती है, जिसने उनके ड्रामों को अवाम और ख़ास दोनों में मकबूल बना दिया। खतीब यानी जो खिताब करे, खिताबाना अंदाज के अंदर आपके मुकालमे होते थे, आपके ड्रामों के जो डायलॉग है इस तरह से होते थे कि जैसे अवाम के साथ खिताब किया जा रहा है, अवाम के साथ राब्ता कायम किया जा रहा है। और जब अवाम के साथ राब्ता कायम हो जाता है तो अवाम उस चीज़ से जुड़ जाती है और वो चीज़ मकबूल हो जाती है। ये बच्चों आगा अशर काश्मीरी की ड्रामा निगारी के इम्तियाज़ात हैं, जिन्हें आपको लिख लेना है और याद भी रखना है और इन्हें आप अपनी कॉपी के अंदर उतार लें। आगे आते हैं, सवाल नंबर 3 है बच्चों, ड्रामा यहूदी की लड़की के अहम किरदारों पर तबसरा कीजिए। अहम किरदारों के ऊपर आपको तबसरा करना है। अहम किरदार कौन कौन से? 6 अहम किरदार यहां पर बताए गए हैं। उन 6 अहम किरदार का जिनकी वजह से कहानी आगे बढ़ती है, कहानी में अहम रोल है, उन्हीं के ऊपर आपको तबसरा करना है। तबसरा मतलब बच्चों नजर डालना। आपने क्या देखा, आपने क्या पढ़ा, उन किरदारों की खासियत क्या है, उन किरदारों की ज़हनियत क्या है, वो आप अपने नज़रिए से बताएंगे। आपको अपने हिसाब से बताना है कि उन किरदारों में आप किस किरदारों को आप किस तरह से देखते हैं, आपका नज़रिया बताना है। यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ से आपको नकल नहीं करनी इनकी, आपको खुद अपनी तरफ से बताना है कि आप इस किरदार को किस तरह से देखते हैं। क्या इस किरदार की आप खासियत देखते हैं और क्या इस किरदार की आप खामियाँ देखते हैं। खूबियाँ और खामियाँ दोनों आप लिख लें। तो जो किरदार हैं बच्चों, पहला जो किरदार है मार्कुस का किरदार है। ये एक मरकजी किरदार है मार्कुस का, और ये रोमन शहजादा है, लेकिन हन्ना से ये मजहब तब्दील करके अपना भेष बदल कर, असलियत छुपाकर, हकीकत छुपाकर ये मिलता है और उससे मोहब्बत करता है। मार्कुस एक रोमन शहजादा है जो अपना रोमन मजहब छिपाकर यहूदी के भेष में यहूदी लड़की हन्ना से मोहब्बत करता है। हन्ना के साथ साथ ये अपनी सल्तनत और मजहब से भी मोहब्बत करता है। ये जहनी कश्मकश में उलझा हुआ किरदार है। इसी कश्मकश की वजह से एक बार में किसी भी बात का फैसला नहीं कर पाता, यानी सुलझा हुआ किरदार नहीं है। मोहब्बत कर रहा है हन्ना से, लेकिन जब मोहब्बत और सल्तनत की बात आती है तो फैसला नहीं कर पाता है, उलझन में मुब्तला हो जाता है और आखिर में वो सल्तनत की तरफ जाता है। हालांकि हन्ना से भी मोहब्बत करता है, लेकिन उस मोहब्बत को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। तो बुज़दिल किस्म का किरदार हम इसको कह सकते हैं कि अपनी बुज़दिली की वजह से ये ज़माने में रुस्वा होता है। हन्ना भी इसकी मोहब्बत के वजह से परेशान हो जाती है। ऑक्टेविया को भी अपनी मोहब्बत में ये रखता है, हालांकि ऑक्टेविया राजी खुशी नहीं है ऑक्टेविया के साथ, ये मजबूरी के बाइस है। लेकिन अब जब कुर्बानी नहीं दे सकता, अपनी मोहब्बत और फर्ज में से किसी एक को नहीं चुन सकता, तो फिर इसको यहां पर बुज़दिल ही कहा जाएगा, कायर ही कहा जाएगा, डरपोक कहा जाएगा कि ये सबका सामना करने से डरता है और इसी वजह से इसकी रुस्वाई होती है। भरे दरबार के अंदर हन्ना इसके ऊपर इल्जाम लगाती है और इसको कबूल करना पड़ता है। सच्चाई इसके अंदर है। जब इल्जाम लगाया जाता है तो बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी उलझन के ये अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को कबूल कर लेता है, अपनी सज़ा को, अपने जुर्म को इकरार कर लेता है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। लेकिन फिर भी हन्ना इसकी नहीं हो पाती है, हन्ना इसके करीब फिर नहीं जाती है। तो ये जो किरदार मैंने देखा उस तरह से आपके सामने पेश किया है, आपको अपने तरीके से इसको पेश करना है। इसके बाद है बच्चों हन्ना, यह भी मरकजी किरदार है। यही यहूदी की लड़की है जो हमारे ड्रामे का उन्वान है। यहूदी की लड़की वो हन्ना ही है जो इज़रा की लड़की है। हालांकि ये ब्रूटस की लड़की है जो रोमन है, लेकिन इसको इज़रा ने पाला है, बचपन से इज़रा ने अपने पास रखा है, तो ये यहूदी की लड़की ही कही जाती है। हन्ना एक सीधी सादी खूबसूरत सुलझे हुए ख्यालों की यहूदी लड़की है। उसकी इस फितरत की वजह से उसको किसी भी बात पर आसानी से कायल किया जा सकता है। रहमदिली के साथ साथ कुर्बानी और इसार का जज्बा उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अब आपको बता दूं मैं कि कहां से हमें किरदार की खासियतें पता चल रही हैं। तो आप जब ड्रामा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किरदार की सोच क्या है, फिक्र क्या है, किस तरह की जहनियत किरदार की है। हन्ना के सामने जब रोमन लड़का, रोमन मार्कुस यहूदी बनकर जाता है और उससे मोहब्बत का इजहार करता है, हन्ना उसके ऊपर यकीन कर लेती है। यहां से पता चल रहा है कि वो किसी के ऊपर ही भरोसा कर लेती है। जैसे खुद है सीधी सच्ची सुलझी हुई, वैसी ही सामने वाले को भी समझती है। इसके अंदर अभी दगाबाजी, फरेब की पहचान पैदा नहीं हो पाई है। मार्कुस को ये अपना बनाने की कोशिश करती है, मोहब्बत करने लग जाती है मार्कुस से, लेकिन जब इसको शक होता है किसी बात के ऊपर तो मार्कुस से ये पूछगछ भी करती है, मार्कुस से फरियाद भी करती है, तलब भी करती है कि बताओ तुम क्या हो, और मार्कुस फिर इसको सच्चाई बताता है। तो ये अंदर से टूट जाती है क्योंकि इसने अंधा भरोसा किया था।
बगैर सोचे समझे उसकी तकलीद कर रही थी, पैरवी कर रही थी। जो वो रोमन शहजादा कहता था वो ये करती थी, उसकी मोहब्बत में ये पागल हो रही थी। तो ये दिलो जान से मोहब्बत करती है, ये अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए ये मोहब्बत के लिए तैयार है। और फिर हिम्मत वाली और बहादुर हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब बात आई दरबार में जाने की, जब बात आई ऑक्टेविया और मार्कुस की शादी को रोकने की, तो इसने ये बीड़ा उठाया, मार्कुस से लड़ पड़ी, मार्कुस से झगड़ पड़ी कि तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हारी शादी रोकूंगी, मैं तुम्हारी शादी के अंदर खलल डालूंगी। और भरे दरबार के अंदर बादशाह के सामने चली जाती है, बादशाह के सामने बगैर किसी उलझन के, बगैर किसी परेशानी के जाकर सारी हालत बयान कर देती है, सारी दास्तान अपनी बयान कर देती है। और फिर जो भी फैसला होता है उसे कबूल भी करती है। अपने मजहब की पक्की है, जो इसका मजहब है उस मजहब को मानती है और उस मजहब में जरा सी भी तब्दीली के ये खिलाफ है, मजहब में तब्दीली नहीं चाहती, यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाली है। और रोमन पता चलते ही इसको कि जैसे ही शहजादा रोमन है ये उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है क्योंकि मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। तो यहां पर इसको रहमदिली भी बताया गया है। अब रहमदिल इस तरह है, ये कुर्बानी और इसार का जज्बा भी इसके अंदर है। वो इस तरह से है कि जब शहजादा मार्कुस को सजा हो जाती है, अब चाहती तो शहजादा मार्कुस को सजा दिला सकती थी, लेकिन जब ऑक्टेविया ने इसके सामने गुजारिश की, इसके सामने रो रो कर ऑक्टेविया गिड़गिड़ाई, घुटनों के बल बैठ गई, तो इसको मार्कुस के ऊपर रहम आ गया, ऑक्टेविया के ऊपर रहम आ गया और अपने इल्जामात वापस लेने के लिए तैयार हो गई। अगर ये इल्जामात वापस नहीं लेती तो इसके ऊपर किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाली थी, कोई इसको रोकने वाला नहीं था। इसको पता था कि इल्जाम वापस लेने से मुझे भी सजा हो सकती है, लेकिन इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। कुर्बानी और इसार का जज्बा इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। इसने ये फिक्र नहीं करी कि जब मैं इल्जाम वापस लूंगी तो ब्रूटस जो मजहबी पेशवा है, जो जालिम है, जो जल्लाद है, वो मुझे दबाएगा, मेरे वालिद को दबाएगा, मेरी कौम के ऊपर जुल्म सितम करेगा, मुझके ऊपर झूठे इल्जामात लगाएगा। जरा सी भी किसी चीज की फिक्र नहीं करी और वो शहजादा मार्कुस के ऊपर से इल्जाम वापस लेने के लिए तैयार हो गई। और फिर जो सजा मिलती है उसको भी ये बड़ी बहादुरी से कबूल करती है, जैसे है उसको अपने आप के अंदर लेने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर कुर्बानी और इसार की बात एक तो जान देने वाली बात है और एक अपने अजीज को छोड़ देने वाली बात है। आखिर के अंदर जब सब ठीक हो जाता है ड्रामे के अंदर, तो उस वक्त हन्ना को ऑक्टेविया की तरफ से पेशकश की जाती है कि तुम भी चाहो तो हमारे साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकती हो, क्योंकि अब तुम भी रोमन हो, रोमन खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है। तुम चाहो तो शहजादा मार्कुस के साथ यहां पर हमारे साथ राजमहल में खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकती हो। लेकिन मना कर देती है, कुर्बानी और इसार की बात कर रहे हैं हम, वो मना कर देती है कि नहीं, मैं अब यहां पर नहीं रहूंगी, अब मुझे दुनिया की किसी खुशी की तलब नहीं है, दुनिया के किसी आराम की मैं तलबगार नहीं हूं, मुझे तो अब अपने रब से लो लगानी है, मुझे इस हकीर दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं इस दुनिया की तरफ नहीं आऊंगी। तो यहां पर इसका यही कुर्बानी और इसार का जज्बा नजर आता है। यह हन्ना का किरदार है, बड़ा खूबसूरत किरदार है। कहानी इन दोनों किरदारों के आगे पीछे ही चलती रहती है। मार्कुस मरकजी किरदार है, हन्ना भी इसका मरकजी किरदार है और यहूदी की लड़की यही है। आगे आते हैं बच्चों, तीसरा किरदार है इजरा का। ये एक यहूदी बूढ़ा है और अपनी कौम का मुअज़्ज़िज़ शख्स है, यहूदी कौम का मुअज़्ज़िज़ बूढ़ा है और पूरी कौम इसकी बात मानती है, यहूदी कौम। और जब बात आती है राज दरबार में जाने की, बादशाह के आगे जाने की, तो कौम इसको अपनी नुमाइंदगी सौंपती है, इसको अपना नुमाइंदा बनाकर दरबार के अंदर भेजती है। यानी बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्स है, इज़्ज़तदार शख्स है, लेकिन इसकी भी बेइज्जती की जाती है, इसको भी दरबार के अंदर सताया जाता है, इसको भी जलील किया जाता है। वहां जो दरबार के हाल बताएंगे, अभी ब्रूटस के बारे में बताऊंगा, तो ब्रूटस ने इसके ऊपर भी जुल्म किया है, इसको भी दबाने की कोशिश की है। लेकिन ये एक सीधा साधा यहूदी बूढ़ा है, इजरा एक यहूदी बूढ़ा है जो रोमन कौम का सताया हुआ है, रोमनों से उनके किए हुए जुल्म और तशद्दुद का बदला लेना चाहता है, लेकिन अपने नफ्स और किरदार की फराख दिली की बदौलत मौका मिलने के बाद भी इंतकाम नहीं लेता है, बल्कि अपनी रहम दिली से इंसानी हमदर्दी और मोहब्बत और इसार की एक नई मिसाल कायम करता है। कैसे कायम करता है, इसकी बातें कैसे पता चल रही हैं हमें, तो ड्रामे के अंदर हमने देखा कि ब्रूटस अपने जुल्म और सितम के लिए जाना जाता है,
ब्रूटस एक बार रास्ते से कहीं जा रहा था, यहूदी कौम का घर पड़ा, इज़रा का वहां पर घर पड़ा, यहूदी कौम का जो एक फर्द है। इज़रा की बीवी ने इसको सलाम नहीं किया तो उसने उसकी गोद में खेल रही एक छोटी बच्ची को उससे छीन कर शेरों के पिंजरे के अंदर डाल दिया, भूखे शेरों के सामने उसको डाल दिया। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा तशद्दुद इसके ऊपर किया था, इसको सताया था, परेशान किया था। छोटी सी बच्ची इसकी शेर के आगे डाल दी गई थी, जान ले ली थी। उस चीज का ये बदला लेना चाहता था इज़रा, और इसको मौका भी मिल गया बदला लेने का। कुछ वक्त बाद शहर में एक आग लगी, बड़ी तबाही वाली बहुत बड़ी आग लगी। उस आग के अंदर, महल के अंदर, ब्रूटस की बेटी और ब्रूटस की बीवी फंस गए, जल रहे थे उस आग के अंदर। वहां पर इज़रा पहुंच गया बदला लेने के लिए, इंतकाम लेना था उसे ब्रूटस की बेटी का भी कत्ल करना था, उसको मारने के लिए वहां पर गया था। लेकिन जब उसको आग में फंसा हुआ पाया तो बीवी तो मर चुकी थी, बेटी को यह आग में से बचाकर ले आया। चाहता तो बदला ले सकता था, इसको भी मार सकता था, उसका इंतकाम पूरा हो जाता, लेकिन नहीं मारा उसने। उसको अपने घर लेकर आया, उसको अपनी बेटी की तरह पाला पोसा, बड़ा किया, और यहूदी मजहब के अंदर उसको जो भी इसकी जो शरीयत वगैरह के तरीके होते हैं वो इसको सिखाए, और एक नेक दिल खातून उसको बनाया, जो हन्ना के नाम से हमें ड्रामे के अंदर मुताला किया है। तो ये इसकी रहम दिली है, फराख दिली है कि जब मौका मिलता है इसको बदला लेने का तो बदला नहीं लेता है, क्योंकि इसका दिल गवारा नहीं करता, इसके दिल में रहम भरा पड़ा है। ये परेशान करना नहीं चाहता, नाहक किसी मजलूम को सताना नहीं चाहता। जब इसने उस बेटी को देखा तो उसकी आंखें में इसके मासूमियत नजर आई। उसने ये सोचा कि इस मासूम की मौत का बदला, मेरी अपनी मासूम की मौत का बदला इस मासूम की मौत से नहीं हो सकता। ब्रूटस जालिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर है, इस बच्ची को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और उसने उस बच्ची को पाला पोसा बड़ा किया। हालांकि ये बात राज रखी, ब्रूटस को नहीं बताया था। आगे चल के जब इज़रा के ऊपर जुल्म किया जाता है तब ये ब्रूटस को बताता है बात, और फिर ब्रूटस सुधर जाता है, ब्रूटस के दिल में सफाई आ जाती है। तो अगला किरदार है हमारा बच्चों ब्रूटस। जालिम रोमन मजहबी पेशवा है जिसका काम अदल करना है, लेकिन ये अपने जुल्म और नाइंसाफी के लिए मशहूर है। उसकी नज़र में कानून, अदालत, इंसाफ जैसे लफ्ज़ सिर्फ गरीबों और यहूदियों के लिए हैं, जो मुअज़्ज़िज़ रोमनों पर लागू नहीं होते। ब्रूटस जो है एक जालिम शख्स है, रोमन शख्स है, खुद को मुअज़्ज़िज़ समझता है और रोमन कौम को हकीर समझता है। ब्रूटस मजहबी पेशवा है, लेकिन यहूदियों के ऊपर जुल्म सितम के लिए जाना जाता है। पहले भी इसने यहूदियों के ऊपर बड़े बड़े जुल्म किए हैं, बड़े बड़े तशद्दुद उनके ऊपर किए हैं, सताया है यहूदी कौम को, और जिस तरीके से वो उनको छोटा दिखा सकता है, हकीर दिखा सकता है, उसने दिखाया है। कभी कोई मौका इनकी बर्बादी के लिए इसने नहीं छोड़ा है, कम तरीक अपने जुल्म के अंदर नहीं आने दी है। मौका ढूंढता रहता है कि उसको मौका मिले और वो यहूदी कौम के ऊपर जुल्म सितम करे, क्योंकि उसकी सोच ये है कि यहूदी इनके गुलाम हैं, यहूदी हकीर हैं, यहूदी इनसे नीचे हैं, और उनके ऊपर सारे इख्तियार हैं, सारे जो पावर होते हैं वो रोमनों के पास हैं। जैसा चाहें, जिस तरीके से चाहें, ये यहूदी कौम को दबा सकते हैं। तो जब भी इसको मौका मिलता है दबाने की कोशिश करता है, जुल्म करने की कोशिश करता है। अपने जुल्म और नाइंसाफी के लिए ही ये मशहूर है। ये इंसाफ की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है, मजहबी अदालत के पेशवा बना हुआ है, जिसका काम है अदल करना, इंसाफ देना। मुंसिफ की गद्दी के ऊपर ये फाइज है। जब बात आती है इंसाफ देने की, तो अगर कोई आम मामला हो तो ये इंसाफ वहां पर करता है, लेकिन बात एक रोमन और यहूदी के बीच की हो तो फिर बात रोमन के हक में की जाएगी। फिर यहूदी को इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसका मानना यह है कि जो इंसाफ है, ये जो कानून है, ये जो अदालतें हैं, सिर्फ आम इंसानों के लिए बनाई गई हैं, और आम इंसान रोमन नहीं होते। रोमन आम नहीं है, रोमन खास हैं। वो अदालत से परे हैं, वो कानून से परे हैं, वो इंसाफ से परे हैं, वो सजा से परे हैं। उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, कोई गलती उनसे नहीं हो सकती। जब शहजादा मार्कुस को दगाबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये बादशाह को दबाने की कोशिश करता है, बादशाह को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। तरह तरह के उनके सामने हीले बहाने रखता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्यों करते हो, सजा मत दीजिए, अदालत हमारी है, इंसाफ हमारा है, फिर क्यों आप इंसाफ करने की बातें करते हो। तो जिस तरीके से चाहे ये रोमनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है।
उसका सोचना यह है कि रोमन खून गुमराही से दूर है और कोई भी खता और सजा रोमनों के लिए नहीं है। वो कहता है कि रोमन जो खून है, शाही खून जो है, वो कभी भी गलती नहीं कर सकता, वो खता नहीं कर सकता। इंसाफ उनकी बात उनके लिए नहीं की जाए, क्योंकि जब वो गलती नहीं करते तो कैसा अदालत, कैसा इंसाफ। इंसाफ की जब बात आती है तो यहूदियों के बीच ही इंसाफ है। अगर यहूदियों के बीच कोई मामला है तो ये उसके अंदर सही फैसला सुनाएगा। ये किरदार खुद को सबसे आला मानता है। आला मानने की वजह ये बताई गई है कि जब इज़रा इसको कहता है कि तेरी बेटी जिंदा है, तेरी बेटी को मैंने बचा लिया था 16 साल पहले, लेकिन मैं उसका पता नहीं बताऊंगा तुझे, उसका नाम नहीं बताऊंगा कि कौन है तेरी बेटी, कहाँ है तेरी बेटी, मैं कुछ तुझे नहीं बताने वाला हूं। तब ये कहता है कि मैं अपना सर और सर के ऊपर रखा हुआ ताज तेरे कदमों के नीचे झुकाता हूं, तेरे सामने झुकाता हूं। ये सर और ताज इस मुल्क के बादशाह के आगे भी नहीं झुका है। तो ये अपने आप को बादशाह से ही बड़ा समझता है, बादशाह से भी आला समझता है, और वो सर ये इज़रा के आगे झुकाता है। क्यों? इज़रा से अपनी बेटी का पता लेने के लिए। इज़रा से जानना चाहता है कि इसकी बेटी कहां है। और जब इज़रा इसको बताता है कि हन्ना ही इसकी बेटी है, तब ये सुधर जाता है। तब इससे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, अपने किए हुए सारे जुल्म सितम इसको याद आ जाते हैं, आंखों के सामने सारी तस्वीरें इसके सामने आ जाती हैं, और ये अपने कामों से, गलतियों से तौबा कर लेता है और सीधे रास्ते के ऊपर आ जाता है। इसके बाद बच्चों 5वां किरदार है ऑक्टेविया का। यह भी एक भोली भाली मासूम रोमन शहजादी है जो मकरो फरेक से पाक है। इसको कोई दगाबाजी के बारे में पता नहीं है, छोटा क्या है बड़ा क्या है इसके बारे में भी नहीं जानती, बड़ी मासूम है। इज़रा के घर के ऊपर जाती है तो इज़रा सोचता है कि रोमन आए हैं और इसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन ये इज़रा को मुअज़्ज़िज़ मानती है, इज़रा से रहमदिली से बात करती है, इज़रा से हमदर्दी से बातें करती है, इंसानी दोस्ती की मिसाल ये इज़रा के सामने कायम करती है। तो ये भोली भाली मासूम रोमन शहजादी है जो रोमन हुकूमत के मकरो फरेब और जुल्म सितम से नावाकिफ़ है। ये मजहब और हैसियत की बिना पर किसी भी तफरीक के मुखालिफ है। इंसानियत और रहम की ये हिमायती है। दरबार में जब इज़रा आता है शहीद की शादी की मुबारकबाद देने के लिए, ऑक्टेविया और मार्किस की शादी की, तो ब्रूटस चाहता है कि इज़रा को बाहर से ही रवाना कर दिया जाए, दरबार में नहीं आने दिया जाए, क्योंकि उसको वो बदकिस्मती की निशानी मानता है, उसको बदशकुनी मानता है, अपशकुनी मानता है यहूदी कौम को। लेकिन ऑक्टेविया उसको मना करती है कि इंसानों में तफरीक कैसी, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, मजहब के बिना के ऊपर तफरीक नहीं करनी चाहिए, वो भी मुअज़्ज़िज़ है, हम भी मुअज़्ज़िज़ हैं। और ब्रूटस से नाराज़गी लेकर भी वो उसको दरबार में बुलाती है और बहुत इज्जत इज़रा को ये बख्शती है। तो मासूम बताया गया है। जब मार्कुस को सज़ा मिल जाती है तब भी ये मार्कुस के लिए हन्ना के आगे गिड़गिड़ाती है, हन्ना से मुआफ़ी की दरख्वास्त करती है, हन्ना के आगे झुक जाती है, कदम अपने घुटने नीचे उसके टिका देती है, सामने कोशिश करती है कि किसी तरह मार्कुस को बचा लिया जाए। और जब मार्कुस को बचा लिया जाता है, कहानी हमारी खत्म होने वाली होती है, तब भी ऑक्टेविया खुद आगे बढ़कर हन्ना के सामने पेशकश रखती है कि हम दोनों मार्कुस के साथ रह सकते हैं, मैं कोई एतराज नहीं करूंगी, मुझे इस बात में खुशी होगी कि हम मार्कुस को एक बना लें, दोनों एक हो जाए मार्कुस के साथ। शादी करने की पेशकश करती है। अब कौन लड़की अपने होने वाले शोहर को किसी दूसरे के साथ बांटना चाहेगी, लेकिन ये अपनी सादगी की वजह से, सीधेपन की वजह से, अपनी मासूमियत की वजह से एक साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि हन्ना मना कर देती है कि नहीं, अब मैं इस दुनिया से बेजार हूं, मैं इस दुनिया से अलग हटकर अपने रब से लो लगाऊंगी। तो ऑक्टेविया का किरदार भोला भाला मासूम रोमन लड़की का किरदार है जो अच्छे और बुरे में फ़र्क जानती है, सही और गलत के अंदर भी ये फ़र्क जानती है और उस फ़र्क को सामने भी लेकर आती है। दबाती नहीं है दिल के अंदर, मन के अंदर, जो है चीज़ बगैर डरे बगैर झिझके वो सामने सबके बोल देती है। और इसके बाद बच्चों आखिरी किरदार है हमारे बादशाह का, जो रोमन सल्तनत का बादशाह है, लेकिन बादशाह अपनी सल्तनत में अपने सरदारों और मजहबी पेशवा के यहूदी कौम के ऊपर किए जा रहे जुल्म सितम से बेखबर है। बादशाह की जिम्मेदारी होती है कि अपनी कौम की हिफाजत करे, अपनी सल्तनत की, अपनी रियाया की हिफाजत करे, बगैर कोई तफरीक किए, बगैर कोई भेदभाव किए। लेकिन हमारे जो बादशाह साहब हैं ये बेखबर हैं। बात जब दरबार में आती है तो इंसाफ करते हैं, लेकिन रियाया के साथ क्या हो रहा है, मुल्क में किस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, इन सब से बेखबर है। इनके सरदारों के इतने हौसले बढ़े हुए हैं कि राह चलती लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं, रास्ते चलती हुई लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर ताने फप्तियां कसते हैं।
इनके सरदार, मौजूद सरदार जिनको अपने आप को मानते हैं, उनके ये हालात बताए गए हैं। तो ये बादशाह की बेखबरी ही है, उसका निज़ाम ख़राब होने की अलामत है कि बिल्कुल भी उसका कंट्रोल नहीं है अपनी बादशाहत के ऊपर, अपनी सल्तनत, अपनी रियाया के ऊपर, कि वो उनका सही तरीके से ध्यान रखे, देखभाल कर सके। लेकिन जब बात दरबार में इंसाफ और बादशाह की अदल परस्ती पर उंगली उठाई जाती है तो बादशाह शशोपंज से निकलकर इंसाफ करता है। इस तरह वो अपनी सल्तनत और खुद अपने वकार की इज्जत रख लेता है। तो सल्तनत से तो बेखबर ही है, जुल्म सितम जो सरदार करते हैं उनको करने दिया जाता है, लेकिन जब दरबार में हन्ना आती है और इंसाफ और अदल परस्ती पर उंगली उठाती है, कहती है कि मुझे ना ही मालूम कि यहां पर इंसाफ होगा कि नहीं होगा, तब बादशाह का ज़मीर जागता है। और ज़मीर जागता है तो बादशाह इंसाफ करते हैं और मार्कुस को कैद करने का हुक्म देते हैं। यानी जब इनको सामने नजर आता है कि अब तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है, तब ये तैयार होते हैं, तब ये रजामंदी अपनी दिखाते हैं इंसाफ के लिए। हालांकि उसके अंदर भी ब्रूटस इनको दबाता है, तो ब्रूटस को रोकते नहीं है, ब्रूटस बोलता जाता है, आखिर में जाके उसको रोकते हैं। जबकि ब्रूटस की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि बादशाह के हुकूमत में, बादशाह की हिकमत के अंदर दखल अंदाजी करे, लेकिन ब्रूटस करता है। तो ये बादशाह की कमजोरी यहां पर साबित होती है, कमजोर बादशाह यहां पर ये नजर आते हैं। और अपनी सल्तनत को बचाने के लिए जो करना है इनको इंसाफ वगैरह के नाम के लिए, वो इंसाफ ये करते हैं। तो ये बच्चों 6 किरदार हैं जो इसके अहम किरदार हैं। और भी हैं कैशिश वगैरह के किरदार, सिपाही हैं जिनको हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, तो उन किरदारों को आप देख लें। लेकिन जो अहम किरदार हैं वो ये 6 किरदार हैं। इनकी खासियत आप खुद लिखने की कोशिश करें। आपने ड्रामा का पढ़ा है, ड्रामा मुताला किया है उसका, और एक्ट भी आप कर चुके होंगे 1-2 उसके सीन, तो आपने देखा होगा किस किरदार की खासियत क्या है, उनकी सोचो फिक्र क्या है, जहनियत क्या है। यहाँ से आप इसको देख लें। इसको देखने के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको सहारा मिलेगा, और इसका सहारा लेते हुए आप खुद ब खुद अपनी ज़ुबानी तहरीर करें, अपनी ज़ुबानी उसको लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर बच्चों सवाल जवाब का सिलसिला पूरा हो गया है, हमारा सबक भी हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।